हर बिजनेस यानी व्यवसाय में हर पल सिर्फ एक ही बार आता है। पीटर थियल कहते हैं कि दूसरा बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगले लैरी पेज और सर्जी ब्रिन सर्च इंजन नहीं बनाएंगे। अगला मार्क ज़करबर्ग सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। अगर आप इनकी नकल कर रहे हैं तो आप इनसे सीख नहीं रहे। कुछ ऐसा जो हम पहले से जानते हैं कोई अजूबा नहीं करेगा। वो बस पता हुई चीजों में कुछ जोड़ने जैसा है, लाइक एक में जीरो जोड़ना। पर जब भी हम कुछ नया बनाते हैं तब हम जीरो से एक पर जाते हैं। जब तक वो नई चीजें बनाने जैसी कठिन टास्क में इन्वेस्ट नहीं करते तब तक मुनाफा कितना भी हो, हर अमेरिकन कंपनी फेल हुई है। तब क्या होता है जब हमें वो सब मिल जाए जो हम चाहते हैं, उन पुरानी बातों को याद रखकर जो हमें सिखाई गई हैं? पर जैसा हमने सुना है, असल जवाब इससे बहुत ज्यादा बुरा है। 2008 की क्राइसिस यानी संकट से भी ज्यादा बुरा। आज की कहे जाने वाले सबसे अच्छे काम आजकल गतिरोधक का काम करते हैं। सबसे अच्छे रास्ते नए और अनछुए यानी अनट्राइड होते हैं। आज की ये दुनिया जो कि एक विशाल प्रशासनिक अफसरशाही यानी जाइजेंटिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसीज में दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट यानी सार्वजनिक और निजी के लिए कोई नई राह ढूंढना किसी चमत्कार की उम्मीद करने जैसा है। असल में यदि अमेरिकन बिजनेस कामयाब होने वाला है तो हमें 100 या 1000 चमत्कारों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक होगा, पर एक जरूरी मुद्दा ये है कि इंसान अपने काम करने की काबिलियत के कारण बाकी सभी जीवों से अलग है। हम इन चमत्कारों को तकनीक कहते हैं। तकनीक एक जादू है जो कि हमें कम मेहनत में ज्यादा काम करने में मदद करती है। बाकी जीव छाते जैसी चीजें बनाने में निपुण होते हैं, पर हम ही ऐसे जीव हैं जो कि नई चीजें भी बना सकते हैं और उन्हें बनाने के नए और बेहतर तरीके भी खोज सकते हैं। इंसान ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या बनाना है। उनके पास किसी तरह की कोई शक्ति नहीं होती जिससे वो पता लगा पाए, बल्कि नई तकनीकें बना के हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। ये कुछ ऐसी शुरुआती सच हैं जो हम न्यू कमर्स को बताते हैं, पर इन्हें बहुत जल्द भूला भी जा सकता है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जो भी काम हम करते हैं उनमें ज्यादातर काम ऐसे होते हैं जो पहले ही किए जा चुके हैं, पर हम उन्हें दोहराते रहते हैं। 0 to 1 ये बताती है कि हम कैसे एक ऐसी कंपनी बनाए जो कि हमें नई चीजें बनाने में मदद करे। ये उन सभी चीजों पर आधारित है जो मैंने सीधे पेपाल और पालंटीर के सह संस्थापक के रूप में सीखी हैं, और फिर फेसबुक और स्पेसएक्स सहित सैकड़ों स्टार्टअप्स में एक निवेशक के रूप में भी सीखी हैं। मैंने कई पैटर्न्स देखे हैं और अब मैं उन्हें यहाँ जोड़ रहा हूँ। ये पुस्तक सफलता का कोई सूत्र नहीं देती है। उद्यमिता सिखाने का विरोधाभास ये है कि ऐसा सूत्र अनिवार्य रूप से मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक नवाचार नया और अनूठा होता है। कोई भी प्राधिकरण ठोस शब्दों में ये निर्धारित नहीं कर सकता कि नवीन कैसे हो। वास्तव में सबसे शक्तिशाली पैटर्न जो मैंने देखा है वो ये है कि सफल लोग अप्रत्याशित स्थानों में मूल्य पाते हैं और वो फॉर्मूले के बजाय पहले सिद्धांतों से व्यापार के बारे में सोचकर ऐसा करते हैं। ये पुस्तक स्टार्टअप्स के बारे में एक पाठ्यक्रम से उपजी है जिसे मैंने 2012 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाया था। कॉलेज के छात्र कुछ विशेषताओं में बेहद कुशल बन सकते हैं, लेकिन कई लोग कभी नहीं सीखते कि व्यापक दुनिया में उन कौशलों का क्या करना है। कक्षाओं को पढ़ाने में मेरा प्राथमिक लक्ष्य अपने छात्रों को व्यापक भविष्य के लिए एकेडमिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित ट्रैक से परे देखने में मदद करना था, जो कि बनाने के लिए है। उन छात्रों में से एक ब्लेक मास्टर्स ने विस्तृत कक्षा के नोट्स लिए जो कि परिसर के बाहर और 0 से 1 यानी 0 to 1 में प्रकाशित हुए। मैंने उनके साथ व्यापक दर्शकों के लिए नोट्स को संशोधित करने के लिए काम किया। कोई कारण नहीं है कि भविष्य केवल स्टैनफोर्ड में ही होना चाहिए या कॉलेज में या सिलिकॉन वैली में। पीटर थियल ये एंटरप्रेन्योर एक निवेशक हैं। उन्होंने पेपाल की शुरुआत 1998 में की थी और फिर आगे चलकर जब 2002 में आम आदमी के यूज के लिए पब्लिक की गई तब वो ही उस कंपनी के सीईओ भी बने। वो फेसबुक, लिंक्डइन, येल्प जैसे दर्जनों कामयाब टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में निवेशक रहे। वो फाउंडर्स फंड जिसने स्पेसएक्स,
एयरबीएनबी जैसे और भी कई दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। उसमें मैनेजिंग पार्टनर है। पीटर थियल की अपनी एक संस्था है जो कि तकनीकी इनोवेशन और भविष्य की प्लानिंग जैसे विषय पर फोकस करती है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। ब्रीक मास्टर्स स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के स्टूडेंट थे जब उन्होंने 2012 में पीटर थियल की क्लास के नोट्स से शुरुआत की थी, जो कि कंप्यूटर साइंस 183 स्टार्टअप पर आधारित थी और यही उनकी किताब का आधार भी बनी। वो जूटी काटा के सह खोजकर्ता भी हैं, जो कि एक लीगल रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी कानूनी अनुसंधान प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ड्यूक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। आजकल बहुत सी कंपनीज को ये लगता है कि वो एक बेटर फेसबुक पेज या अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट फैसिलिटी की मदद से खुद को एक इनोवेटिव कंपनी दिखा सकती हैं, पर ये सब सिर्फ ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, मतलब एक से अनेक बनने की कला, फिर चाहे वो मार्केट हो या अपनी प्रोडक्ट्स। सच्चे नवाचार मतलब इनोवेशन का मतलब है 0 को 1 तक ले जाना, मतलब कि कुछ नई और अनोखी चीजें बनाना जिन्हें पहले कभी ना तो बनाया गया हो और ना ही देखा गया हो। ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी ही है जो इन सब आधुनिकताओं को जन्म देती है और इन तकनीकों से कम मेहनत में ज्यादा काम किया जा सकता है। अगर आप भविष्य में चलकर एक इनोवेटर बनना चाहते हैं तो फिर आप दूसरों की ना तो नकल करें और ना ही उनकी बनाई चीजों में सुधार करें। कुछ ऐसा ढूंढें जो नया हो और आपके लिए ही बना हो। 0 से 1 पर जाने का प्रयास करें। यही इंसानियत के लिए भावी उम्मीद और भविष्य है। पीटर थियल कहते हैं कि दूसरा बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगले लैरी पेज और सर्जे ब्रिन सर्च इंजन नहीं बनाएंगे। अगला मार्क ज़करबर्ग सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। अगर आप इनकी नकल कर रहे हैं तो आप इनसे सीख नहीं रहे। कुछ ऐसा जो हम पहले से जानते हैं कोई अजूबा नहीं करेगा। वो बस पता हुई चीजों में कुछ जोड़ने जैसा है, लाइक 1 में 0 जोड़ना। पर जब भी हम कुछ नया बनाते हैं तब हमें 0 से 1 पर जाना होता है। जब तक वो नई चीजें बनाने जैसे कठिन टास्क में इन्वेस्ट नहीं करते तब तक मुनाफा कितना भी हो, हर अमेरिकन कंपनी फेल हुई है। पहला, वास्तविक चुनौती। किसी स्टार्टअप बिजनेस में मुख्य चुनौती ये होती है कि आपने जो सोचा है और जो प्लान किया है उसे एक बार स्टार्ट से फिर से देख लें और किसी एरर को चेंज करें। दूसरा, मोनोपोली बने। हर कंपनी को बनाने के पहले लक्ष्य यही होता है कि वो लोगों की किसी पर्टिकुलर यानी विशेष प्रॉब्लम को सुलझा के उनकी सबसे पसंदीदा बन जाए। आपको अपने राइवल यानी प्रतिद्वंदी कंपनी से आगे बढ़ने के तरीके ढूंढने होते हैं। तीसरा, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा की अपील। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा करना ठीक है, ना कि मोनोपोली बनाना, जबकि सच ये है कि जितना ज्यादा हम कॉम्पीट करते हैं उतना ही कम हम गेन कर पाते हैं। ये समय है कि हम इस पर दोबारा विचार करें। चौथा, द लास्ट मूवर एडवांटेज यानी अंतिम प्रस्तावक लाभ। सभी पहल के फायदों के बारे में सोचते हैं, पर इसका लाभ कुछ समय के लिए ही होता है। पहल करना एक रणनीति हो सकती है, पर उद्देश्य नहीं। वास्तविक लाभ तो आखिरी इंसान को होता है, यदि उन्होंने एकाकी लाभ से भरे साल गुजारे हैं। पांचवा, सफलता कोई लॉटरी नहीं है। अगर सफलता भाग्य की वजह से होती है तो क्यों कुछ लोग मिलियंस खर्च करके बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं? इसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आपके करियर का रास्ता कोई लॉटरी की टिकट नहीं है। आप एक स्टार्टअप से अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। छठवां, द पावर लॉ। आपको भले ही इस बात का एहसास हो या ना हो, पर हम सभी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कुछ लोग अपने राइवल्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है जो हर तरह से हर स्टार्टअप बिजनेस पर लागू होता है। सातवां, गोपनीयता यानी सीक्रेट्स का महत्व। ये गोपनीयता ही है जिसकी वजह से एक ऐसी मूल्यवान यानी वैल्यूएबल कंपनी का निर्माण होता है जो पहले कभी किसी ने ना बनाई हो। इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप उन गोपनीयताओं के बारे में जानें और अपने स्टार्टअप की सफलता के लिए उन्हें खोजें। आठवां, कल्चर और सेल्स।
कुछ बहुत ही अच्छे स्टार्टअप्स एक पंथ या संप्रदाय यानी कल्ट जैसे होते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं वो अपने काम में और आसपास की बातों में खो जाते हैं। उन्हें जो काम वो कर रहे हैं उसके साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। 9वां, मैन एंड कंप्यूटर्स। आने वाले दशकों यानी डेकेड्स में बनने वाले बहुत मूल्यवान बिजनेस ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे जो लोगों को बेहतर कंप्यूटर से सशक्त करेंगे और उन लोगों को बढ़ाएंगे जो सही जगह सही काम कर सके। अंत में वही ऊंची उड़ान भरते हैं। 10वां, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। कामयाब स्टार्टअप्स ज्यादातर अनयूजुअल लोग ही बनाते हैं। जब किसी इंटरचेंजेबल मैनेजर की जगह कोई एक इंसान ही स्टार्टअप शुरू करता है तब ये जितना शक्तिशाली होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क शामिल होता है। पहला, वास्तविक चुनौती। किसी स्टार्टअप बिजनेस में मुख्य चुनौती ये होती है कि आपने जो सोचा है और जो प्लान किया है उसे एक बार स्टार्ट से फिर से देख लें और किसी एरर को चेंज करें। सभी लोग नेचुरली यही सोचते हैं कि उनका भविष्य बहुत प्रोग्रेसिव होगा। जब इसके बारे में सोचते हैं तब आपको पता चलता है कि प्रोग्रेस भी दो अलग फॉर्म्स यानी दो रूप में मिलती है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक और विचारधारा ये भी है कि कुछ ऐसा लेना जो एक जगह पहले से ही काम कर रहा है और आप उससे हर जगह यूज करवा सकते हैं। तकनीक एक वर्टिकल प्रोग्रेस जैसी है, क्योंकि इसका फोकस हमेशा नई और अद्भुत चीजें बनाना और नए तरीके ढूंढने में रहता है। ज्यादातर लोग और बहुत सी कंपनीज ये सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पर ही दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करता है, पर यह सोचना गलत है। टेक्नोलॉजी ज्यादा जरूरी है। की चैलेंज यानी मुख्य चुनौती ये है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप करें जिससे लोगों को कम में ज्यादा काम करने में सहायता मिले और उनका काम इजी हो जाए। ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के बिना की गई ग्लोबलाइजेशन आरक्षणीय होती है। नई टेक्नोलॉजी ज्यादातर स्टार्टअप से ही सामने आती है, न कि उन कॉरपोरेशंस के थ्रू जो कि पहले से ही एग्जिस्टेंस में हैं। इसकी की वजह यह है कि बड़ी कंपनीज के लिए कुछ नया बनाना मुश्किल है, क्योंकि उन पर अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को जो मार्केट में पहले से ही हैं उन्हें ऑप्टिमाइज यानी अनुकूल बनाने का प्रेशर होता है। स्टार्टअप्स में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, इसलिए उनके पास नई चीजें सोचने की आज़ादी होती है। नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको एक ऐसे स्टार्टअप की ज़रूरत है जो इतना बड़ा हो कि आप जो चाहते हैं वो काम करवा सके, और इतना छोटा भी हो जिससे आप अलग डायरेक्शंस में अलग काम कर सके। 1990 का वक्त ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी इनोवेशन की मदद से विलास करने वाले वक्त का बेहतरीन उदाहरण है। ये दशक कमर्शियलाइज्ड इंटरनेट के आगमन यानी अराइवल से शुरू हुआ था और एक अप्रसिद्ध यानी इनफेमस.com बूम जो कि सिलिकॉन वैली गोल्ड रश पर जाकर खत्म हुआ। The inevitable .com bust followed. .com के क्रैश की वजह से आज के बहुत से बिजनेस थिंकर्स को 4 ऐसे सबक मिले जो उन्हें आज भी गाइड करते हैं। पहला, You are better off making safe incremental advances than in pursuing bold steps forward which have the potential to change the world. दूसरा, आपकी कंपनी को फ्लेक्सिबल यानी लचीला रहना चाहिए कि आप कुछ नई चीजों को ट्राई कर सके और सफलता की तरफ राह बनाते हुए अपनी उन प्लान्स को पूरा कर सके जो आपने सेट किए थे। तीसरा, नए मार्केट्स बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि इसकी जगह आपको जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं उसे अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा ज्यादा इंप्रूव करके एक्सिस्टिंग या प्रेजेंट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। चौथा, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जिनकी लोगों को ज्यादा जरूरत है, जो ट्रेंड में है, जिससे वो अपने आप ही बिक जाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट यानी उत्पाद है जिसके लिए मार्केटिंग करने की जरूरत है तो फिर वो सही प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप इस बारे में ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे प्रिंसिपल्स का अपोजिट करना अक्सर ज्यादा फायदेमंद रहता है। पहला, लापरवाह होने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है कि आप बेधड़क बोल्ड हो जाए। दूसरा, एक ऐसा खराब प्लान बनाना जिसे आपको आगे चलकर बदलना पड़े कोई प्लान ना बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तीसरा, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स अक्सर प्रॉफिट्स तबाह कर देते हैं। चौथा, सेल्स भी उतना ही मैटर करती है
जितने की प्रोडक्ट्स। पीटर थियल कहते हैं, अप्रतिम सोच रेयर है, पर हिम्मत जीनियसनेस से भी कम पाई जाती है। कोई भी भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता, पर दो बातें हैं, वो भिन्न होगा और वर्तमान से जुदा होगा। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है नई तकनीक सोचना और उसे बनाना जो 21वीं सदी को 20वीं सदी से ज्यादा बेहतर बना सके। दूसरा, मोनोपोली बने। हर कंपनी को बनाने का पहला लक्ष्य यही होता है कि वो लोगों की किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सुलझा के उनकी सबसे पसंदीदा बन जाए। आपको अपने राइवल कंपनी से आगे बढ़ने के तरीके ढूंढने होते हैं। वो सवाल जो मोनोपोली स्टार्टअप बनाते वक्त आपको खुद से पूछने चाहिए वो ये है, ऐसी कौन सी मूल्यवान कंपनी है जिसे अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। मेन बात यह है कि स्टार्टअप की तैयारी के लिए आपको किसी ऐसे मॉडल की भी व्यवस्था करनी होगी जो कि आपकी कंपनी की न सिर्फ एक अच्छी इमेज लोगों को दिखाए, बल्कि उसकी तरफ लोग आकर्षित भी हों। इसके लिए आपको अपनी एक अलग पहचान दिखानी होगी कि आप जो चीज़ बनाते हैं वो इतनी अच्छी है कि उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल सकता। पीटर थियल कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा वक्त तक लोगों की नज़र में रहना है तो आपको साधारण से कमोडिटी बिजनेस में नहीं लगना चाहिए। लोगों को कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव मार्केट पसंद आता होगा, और सच ये है कि ऐसे मार्केट्स में मुनाफा जल्दी पटकर खत्म हो जाता है। आपको लड़ना होता है और जो उपलब्धि मिल रही है उससे कैसे भी हासिल करना होता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के चलते आज कंपनी ना तो बड़े निवेश करती है और ना ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मोनोपोलिस्ट फिर भी इस बारे में सोच सकते हैं। मोनोपोली के मार्केट में टिकने का राज ये है कि वो लोगों को मार्केट प्राइस से ज्यादा दाम में चीजें बेच देते हैं, पर ऐसा भी सिर्फ ऐसी दुनिया में हो सकता है जहां स्थिरता है। आज की दुनिया में तो नई और बेहतरीन चीजें बनाना ही मुश्किल है। क्रिएटिव मोनोपोली लोगों को फिर भी एक चॉइस देती है, नए ऑप्शंस बताकर। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिएटिव मोनोपोली समाज की अच्छी है क्योंकि ये और भी सशक्त होती है। नई मोनोपोली की पहचान के कुछ उदाहरण। 1960 और 1970 के वक्त IBM की कंप्यूटर इंडस्ट्री में मोनोपोली थी। माइक्रोसॉफ्ट तब पर्सनल कंप्यूटर के साथ आया जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर क्षेत्र में मोनोपोली हासिल कर ली। अब मोबाइल कंप्यूटिंग की तकनीक के साथ एप्पल के iOS सामने आ रहे हैं, जिन्हें अपने डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर सेलफोन मैन्युफैक्चरर्स का समर्थन भी प्राप्त है। पीटर थियल का कहना है कि मोनोपोली का उद्देश्य ग्रोथ को पीछे खींचना है, तो हम सब उसके खिलाफ हैं। पर बिजनेस में मोनोपोली की हिस्ट्री बताती है कि मोनोपोली ने ग्रोथ को बढ़ाया है। मोनोपोली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके सालों साल और दशक तक मिलने वाले मुनाफे के वादे से इनोवेशन के लिए अच्छी रकम आती है। ये तो साफ है कि सरकार भी ये बातें समझती है, इसलिए उनका एक डिपार्टमेंट मोनोपोली बढ़ाने का काम करता है, नई इनोवेशन को पेटेंट देके, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट मोनोपोली को कम करने का काम करते हैं, एंटी ट्रस्ट केस का उपयोग करके। ये तो एक सरल सवाल है कि क्यों एक कंपनी को जो उसने पहले सोचा है उसके आधार पर उसका प्रोडक्ट बेचने की अनुमति दी जाए। इसका जवाब ये है कि हर कंपनी को उसकी मेहनत के लिए इनाम के तौर पर वो चीजें करने दी जाए जिससे आमदनी बढ़े, जो कि हर स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य होता है। पीटर थियल कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी एक बैलेंस में चल रही है तो उसके बंद होने से भी दुनिया को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई प्रतिद्वंदी आपकी जगह लेने को तैयार बैठा होगा। असली दुनिया में हर बिजनेस तब तक कामयाब है जब तक वो कुछ ऐसा करता है जो किसी और ने नहीं किया। इसलिए मोनोपोली कोई एक्सेप्शन नहीं है। मोनोपोली हर कामयाब बिजनेस के लिए कंडीशन है। सही कहा गया है कि स्टार्टअप लोगों का सबसे बड़ा समूह है जहां आप लोगों को एक अलग भविष्य बनाने के लिए मना सकते हैं। तीसरा, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा की अपील। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कंपटीशन करना ठीक है, ना कि मोनोपोली बनाना, जबकि सच ये है कि जितना ज्यादा हम कॉम्पीट करते हैं उतना ही कम हम गेन कर पाते हैं। ये समय है कि हम इस पर दोबारा विचार करें। कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज में फैली है, दुनिया का जुनून और लोगों के लिए फायदा कमाने का जरिया है ये। बस एक ही दिक्कत है कि जब आप इसमें आ जाते हैं तब आप इसके जाल में
उलझ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल है। जब दोनों ही स्टार्टअप की स्टेज में थी, तब दोनों ही अपना अपना काम कर रही थी, बिना किसी के काम में दखल दिए, और दोनों ही अच्छी चल रही थी। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ऑफिस एप्लीकेशंस बनाए, और गूगल ने सर्च इंजन बनाया। दोनों ही प्रॉफिट्स कमा रहे थे। जब वो ग्रोथ स्टेज में आए, तब वो एक दूसरे के काम में दखल देकर एक दूसरे की चीजें कॉपी कर रही थी, पर उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए अपने सिस्टम्स अपडेट ही नहीं किए। वही आगे चलने वाली प्रतिस्पर्धा की शुरुआत थी। पहला, विंडोज वर्सेस क्रोम ओएस। दूसरा, बिंग वर्सेस गूगल सर्च। तीसरा, एक्सप्लोरर वर्सेस क्रोम। चौथा, ऑफिस वर्सेस डॉक्स। पांचवा, सर्फेस वर्सेस नेक्सस। जब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आपस में लड़ रहे थे, तब एप्पल ने बाजी मान ली। जनवरी 2013 में एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन $500 बिलियन से ऊपर चली गई, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की कंबाइंड वैल्यूएशन थी $467 बिलियन। ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट था कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही पहले एप्पल से ज्यादा कमाती थी। इसलिए जंग हमेशा एक महंगा सौदा होती है। ज्यादातर स्टार्टअप्स इमिटेटिव कंपटीशन अपना रहे हैं, जिसमें वो एक दूसरे की नकल करते हैं और फिर उनसे अपने आप को इनोवेट करते हैं। आप इसे हर फील्ड में देख सकते हैं, जैसे मोबाइल क्रेडिट कार्ड रीडर्स के तौर पर। अक्टूबर 2010 में एक स्टार्टअप जिसका नाम स्क्वायर था, उसने एक छोटा सफेद रंग का स्क्वायर शेप डिवाइस निकाला, जो स्मार्टफोन में प्लग करके कार्ड स्वाइप और एक्सेस करा देता था। कुछ समय बाद एक कैनेडियन कंपनी नेट स्क्वायर ने अपना एक डिवाइस लॉन्च किया, जो कि स्क्वायर शेप का नहीं बल्कि आधे चांद की शेप का था। इंट्यूइट ने फिर एक और वर्जन निकाला, जो कि सिलिंड्रिकल शेप्ड कार्ड रीडर था। मार्च 2012 में पेपाल ने अपना ट्रायंगल शेप्ड कार्ड रीडर बनाया। पीटर थियल कहते हैं कि कंपटीशन लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखा देता है जो वास्तव में है ही नहीं। ऐसी ही एक बात 90 के दशक में ऑनलाइन पेट स्टोर मार्केट पर हुई थी। वो pets.com वर्सेस petstore.com वर्सेस petopia.com वर्सेस अन्य कंपनियों के साथ हुई थी। हर कंपनी अपने प्रतिद्वंदी को हराना चाहती थी, इसलिए क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में इतना अंतर नहीं था। इन सभी के बीच कौन चूई डॉग टॉयज सबसे ज्यादा दाम में बेचेगा, कौन बेस्ट सुपर बाउल एड्स बनाएगा, जैसे प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, बजाय इसके कि ऑनलाइन पेट सप्लाई ठीक रहेगी भी या नहीं। जीतना हमेशा हारने से अच्छा रहता है, पर यहाँ तो लड़ना ही बेकार था। When pets.com folded after the dot-com crash, $300 million of investment capital disappeared with it. तकनीकी दुनिया ऐसी दुश्मनी से भरी है जो कि बेवजह की है। कभी ऐसा वक्त भी आता है जहां कॉम्पीट करने से अच्छा है मर्ज हो जाना। पेपाल ने भी 1999 में खुद को ऐसी ही परिस्थिति में पाया था, जहां वो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए एलॉन मस्क की X.com से लड़ रही थी। जब दो कंपनी आपस में टक्कर का मुकाबला कर रही हो, तब आर्थिक समस्या विजेता का पता चलने से पहले ही दोनों को तबाह कर देती है। इसे ध्यान में रखकर दोनों कंपनियों को अ ट्रूज एंड नेगोशिएटेड अ 50-50 मर्जर कह देते हैं। The newly unified company was then better able to weather the dot-com crash. पीटर थियल ये भी कहते हैं कि अगर आप प्रतिस्पर्धा को मूल्यवान से ज्यादा तबाही का अंदेशा समझ ले, तो आप सही राह पर हैं और आपकी सोच भी सही है। चौथा, द लास्ट मूवर एडवांटेज, यानी अंतिम प्रस्तावक लाभ। सभी पहल के फायदों के बारे में सोचते हैं, पर इसका लाभ कुछ समय के लिए ही होता है। पहल करना एक रणनीति हो सकती है, पर उद्देश्य नहीं। वास्तविक लाभ तो आखिरी इंसान को होता है, यदि उन्होंने एकाकी लाभ से भरे साल गुजारे हैं। पीटर थियल कहते हैं कि कंपटीशन से बचना आपको मोनोपोली तो देगा, पर एक मोनोपोली भी सिर्फ तब तक एक ग्रेट बिजनेस है जब तक उसमें एंड्योर यानी सहन शक्ति या छीनने की क्षमता है। जब 2013 में ट्विटर पब्लिक यूज के लिए आया, तब उसकी कीमत $24 बिलियन थी, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी के मार्केट वैल्यू के अनुमान से 12 गुना ज्यादा। पर फिर भी ट्विटर को नुकसान झेलना पड़ा और न्यूयॉर्क टाइम्स ने $133 मिलियन सिर्फ 2012 में ही कमा लिए। ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब है कैश फ्लो, या यूं कहें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज।
टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे ट्विटर शुरुआत में पैसा कमाने और फिर कमाने वाली कंपनीज में से एक है। इन्वेस्टर्स इस बात को समझते हैं और इस बात से ऐसी तकनीकी कंपनी की मार्केट वैल्यू का अंदाजा भी लगा लेते हैं। लॉजिकल स्लो ऑन इफेक्ट ऑफ दैट डायनामिक सिर्फ और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए होती है जिनकी वैल्यू बढ़ने वाली है, या जो तब ग्रो करेंगे और एंड्योर भी करेंगे जब तक उनकी वैल्यू पर रिस्क ना हो। बहुत से एंटरप्रेन्योर इस बात पर ध्यान ना देकर शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। यही दिक्कत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। पीटर थियल कहते हैं कि ग्रोथ को आसानी से मापा जा सकता है पर ड्यूरेबिलिटी को नहीं। वो जो मेजरमेंट्स के आगे हार मान लेते हैं वो सारा वक्त वीकली एक्टिव यूजर स्टैटिस्टिक्स, मंथली रेवेन्यू टारगेट्स और क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट्स की ही चिंता करते रहते हैं। पर आप उन आंकड़ों को पार करके गहन अध्ययन करके उन मुश्किलों के बारे में सोच सकते हैं जो कि आपके बिजनेस पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप नियर टर्म गोल्स की ही चिंता करके बाकी बातों को अवॉइड कर देंगे तो आप इन जरूरी सवालों को मिस कर देंगे। क्या ये बिजनेस अब से एक डिकेड बाद तक रहेगा? सिर्फ आंकड़े आपको ये नहीं बता सकते हैं। तो आगे चल के जिसको हाई कैश इनफ्लोज अपनी मोनोपोली से मिले हैं कैसी दिखेगी? उसके 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ए, प्रोप्राइटरी टेक्निक। बी, नेटवर्क इफेक्ट। सी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डी, अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ए, प्रोप्राइटरी तकनीक, कुछ तरह की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जिसे कॉपी करना या फिर से बनाना मुश्किल हो। बी, नेटवर्क इफेक्ट्स, जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करें उतने ज्यादा मूल्यवान बने। सी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ताकि जितना बड़ा बिजनेस बने उतना ही ज्यादा मजबूत भी हो। डी, अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक मजबूत और प्रचलित ब्रांड। एक ऐसी मोनोपोली बनाना जिसमें हाई फ्यूचर कैश इनफ्लो हो। आपकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए। पहली, छोटे मार्केट से शुरू करें जहां आप आसानी से डोमिनेट और मोनोपोलाइज कर सके। पहले आप उन 1000 लोगों की खिदमत करें जिन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। उसके बाद मिलियंस को टारगेट बनाएं। दूसरी, स्टार बढ़ाएं। जैसी ही मार्केट में आपकी पकड़ बने अपना मार्केट एक्सपैंड कर लीजिए। रिलेटेड मार्केट्स में अमेज़ॉन ने बुक्स बेचना तब शुरू किया जब उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तीसरी, डोंट डिस्टर्ब, कोशिश करें कि लो प्राइसेस पर भी आपका सामान मिले। पेपाल ने ना तो कोशिश की और ना ही क्रेडिट कार्ड कंपनी के सामने चुनौती रखी, बल्कि उसने अपना मार्केट खुद ही बढ़ा लिया और फिर ऑनलाइन पेमेंट्स और ज्यादा बड़े बिजनेस के लिए कार्ड्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा भी दे दी। पांचवा, सफलता कोई लॉटरी नहीं है। अगर सफलता भाग्य की वजह से होती है तो क्यों कुछ लोग मिलियंस खर्च करके बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं? इसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आपके करियर का रास्ता कोई लॉटरी की टिकट नहीं है। आप एक स्टार्टअप से अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। सफलता कभी इत्तेफाक नहीं होती। जैक डॉर्सी, फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड स्क्वायर। खोखले लोग किस्मत और परिस्थिति पर विश्वास करते हैं, ताकतवर लोग वजह और परिणाम में विश्वास करते हैं। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, जीत उसका इंतजार करती है जिसने सब ऑर्डर में रखा है, जिसे लोग लक यानी किस्मत या भाग्य कहते हैं। रोल्ड एमंडसन, फर्स्ट एक्सप्लोरर टू रीच द साउथ पोल। हो ना हो, बिजनेस में सफलता चांस या डिजाइन की बात होती है। एक बात समझ लो, अगर आप किसी विशेष बात के पीछे जाओगे तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना आप बस भटकते ही रहोगे। भविष्य देखने के कई तरीके हैं। आशावादी भविष्य की प्रतीक्षा और स्वागत करते हैं, पर निराशावादी उससे डरते हैं। या तो आप भविष्य को एक पर्टिकुलर रूप दिला सकते हैं अपने कर्मों से, या फिर आप उससे अनिश्चित रख सकते हैं कर्म ना करके। आशावादी, यूएस 1950 के दशक से 1960 का दशक, यूएस 1982 से आज तक। निश्चित आशावादी, यूएस 1950 के दशक से 1960 के दशक तक। अनिश्चित आशावादी, यूएस 1982 से आज तक। निश्चित निराशावादी, आज का चाइना। अनिश्चित निराशावादी, आज का यूरोप।
एक अनिश्चित निराशावादी इंसान अपने भविष्य के बारे में बुरा ही सोचता है और उसे इसका कोई अनुमान नहीं होता कि इसके लिए क्या किया जाए। ये काफी हद तक यूरोप की स्थिति को दर्शाता है, जहाँ कोई भी इंचार्ज नहीं है। एक अनिश्चित निराशावादी इंसान का मानना है कि भविष्य तो पता है पर वो बुरा है। चाइना ऐसा ही देश है। उसके सभी लीडर्स ये समझते हैं कि चाइनीज रहन सहन कभी दक्षिणी कल्चर को नहीं अपना सकती, क्योंकि वो जो पास में वहां हो चुका है उसे ही अपनाती है। निश्चित आशावादी लोगों का ये मानना है कि भविष्य वर्तमान से बेहतर होगा। अगर वो प्रयास करें तो वो ऐसा कर सकते हैं। 1950 के दशक से और 1960 के दशक में यूएस ने भी ऐसी भावनाओं का सामना किया था। अनिश्चित आशावादी लोगों का मानना है कि भविष्य बेहतर हो सकता है, और उन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे और किस लिए वो ठोस प्लान बनाते हैं। यूएसए में ऐसी सोच 1980 के दशक में देखी गई थी। स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अनिश्चित आशावादी लोग नए प्रोडक्ट्स बनाने की जगह पहले से बने हुए प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। आज के समय में फाइनेंस, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी प्रचलित विषय है। पीटर थियल ये कहते हैं कि अनिश्चित आशावाद संभाविक रूप से अस्थिर लगता है, और अगर हमारे पास कोई योजना नहीं है तो हमारा भविष्य अच्छा कैसे होगा। मेन बात 0 से 1 भी जाने की है। आपको चांद से ज्यादा डिजाइन को महत्व देना होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मतलब है कि आपको एक निश्चित आशावादी इंसान बनना होगा, बजाय इसके कि आप कुछ ऐसा बनाएं या खोजें जो सफलता पाने का रास्ता ढूंढे और उसमें समय लगाए। आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, बजाय दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखने और कस्टमर से ये पूछने के कि उनकी ज़रूरतें क्या है। पीटर थियल कहते हैं कि हमें वास्तविक भविष्य की ओर अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता है, जबकि दक्षिणी देशों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्टअप ही एक ऐसी चीज़ है जो बनाने में मुश्किल देती है और फायदे भी उतने ही देती है। आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दुनिया के एक हिस्से का भी भला कर सकते हैं। इसकी शुरुआत चांसेस पर सब टालना बंद करके होती है। आप कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अक्सर शॉर्ट टर्म प्लानिंग से चलने वाली दुनिया अंडररेटेड मानती है। छठवां, द पावर लॉ। आपको भले ही इस बात का एहसास हो या ना हो, पर हम सभी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कुछ लोग अपने राइवल्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है जो हर तरह से हर स्टार्टअप बिजनेस पर लागू होता है। जब इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेड पेरेटो ने पेरेटो प्रिंसिपल और 80-20 रूल इन 1906 स्टेट किया, तब उन्हें लगा कि ये एक ग्लोबल फिनोमिना है जो इटालियन लैंड ओनर्स पर लागू होती है। ये आइडिया कि स्मॉल माइनॉरिटी यानी 20% को बहुत अच्छे रिजल्ट्स बाकी 80% में से लेने होंगे, यही दुनिया का असूल है। आप जहां चाहें इसके उदाहरण देख सकते हैं। वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में इसे ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो एक, ज्यादातर कंपनियों का पोर्टफोलियो फेल हो जाता है और इन्वेस्टेड मनी वेस्ट हो जाता है। 2, सिर्फ कुछ ही मनी रिटर्न कर पाती है। 3, अगर आप लकी हुए तो आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस, रिटर्न्स और प्रॉफिट्स होंगे जिससे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीटर थियल कहते हैं कि टेम्परेरी इन्वेस्टर्स भी इस फिनोमेना को अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि कंपनीज अलग हैं, पर वो फिर भी इस बात को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वेंचर कैपिटल का सबसे बड़ा सीक्रेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपको अच्छी रिटर्न्स दे और सभी फंड्स के कंपैरिजन में फायदेमंद हो। जहां एक तरफ पेरेटो प्रिंसिपल वेंचर कैपिटल और दूसरे इन्वेस्टर्स पर लागू होता है, वहीं वो स्टार्टअप्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जब भी आप कोई नया वेंचर शुरू करते हैं तो आप ही एक इन्वेस्टर बन जाते हैं, और कुछ नहीं तो आप अपना समय और पैसा अपनी कंपनी में लगाते हैं, ना कि दूसरों की कंपनी में। पर आपको एक बात याद रहे, और वो ये है कि आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप अपने स्टार्टअप को कैसे कामयाब और मूल्यवान बना सकते हैं। जब आप पावर लॉ सीख जाएंगे, तब आपको अपना स्टार्टअप बनाते वक्त कुछ सवालों का ध्यान रखना होगा। पहला, क्या हमें रैंडमली कोई भी मार्केट चूज कर लेनी चाहिए या फिर हाईएस्ट स्केलिंग वाली कंपनी को चूज करें? दूसरा, क्या मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूं या कोई बहुत अच्छी और फेमस कंपनी ज्वाइन करूं?
एक स्टार्टअप में हम हमेशा ये चाहते हैं कि कैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट बना के उन्हें अलग अलग मार्केट्स में बेच सकें और ये देखें कि कौन फायदा दे रहा है और कौन नहीं। डाइवर्सिफिकेशन को कभी कभी एक रुकावट की तरह देखा जाता है, पर पावर लॉ का मानना है कि एक मार्केट कई मार्केट के कॉम्बिनेशन से बेहतर है। अगर आप एक बार में ही अपने लिए बेस्ट मार्केट पहचान लेते हैं और अपने रिसोर्सेस को अपने एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं तो आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। अगर आप असाधारण भी हैं तब भी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप तब ज्यादा कामयाब हो पाएंगे जब आप किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लें जो पहले से ही या फिर आने वाले वक्त में प्रॉफिट की फेज में एंटर करने वाली है। पीटर थियल कहते हैं कि पावर लॉ का मतलब यह है कि कंपनी के बीच का अंतर उनके आंतरिक रूल्स को भी अलग बनाता है। अगर आपने खुद अपनी कंपनी के फंड्स में 100% योगदान दिया है तो आपको या तो 100% इक्विटी मिलेगी या फिर लॉस में कुछ नहीं मिलेगा। गूगल का सिर्फ 0.01% पार्ट मिलना ही अपने आप में बहुत मूल्यवान है, मतलब $35 मिलियन से भी ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंगुलर है। एक मार्केट बाकी मार्केट से बेहतर परफॉर्म करता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बाकी सबसे आगे ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। वक्त और डिसीजन मेकिंग भी अपने आप में पावर लॉ फॉलो करते हैं और कुछ पल बाकी पलों से ज्यादा मैटर करते हैं। पावर लॉ की दुनिया में होकर कहाँ आकर आपकी कर्म आपको फायदा या नुकसान देंगे। 7वां, गोपनीयता या सीक्रेट्स का महत्व यानी इंपॉर्टेंस। ये गोपनीयता ही है जिसकी वजह से एक ऐसी मूल्यवान कंपनी का निर्माण होता है जो पहले कभी किसी ने ना बनाई हो। इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप उन गोपनीयताओं के बारे में जानें और अपने स्टार्टअप की सफलता के लिए उन्हें खोजें। पीटर थियल कहते हैं कि आज के सारे प्रचलित और पहचाने जाने वाले आइडियाज कभी अननोन थे और उन पर कभी कोई विचार भी नहीं हुआ था। कौन सी वैल्यूएबल कंपनी कोई नहीं बनाता? हर सही जवाब एक रहस्य होता है, कुछ जरूरी, अननोन, और ऐसा होता है जो कि मुमकिन तो है पर उसे करना बहुत मुश्किल। अगर इस दुनिया में बहुत से सीक्रेट्स का किसी को पता नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी और भी कंपनी और स्टार्टअप्स आने बाकी हैं। समाज के ज्यादातर लोग मानते हैं कि अभी बहुत से सीक्रेट्स का पता नहीं है, उन्हें ढूंढना अभी बाकी है। इस निष्कर्ष की वजह बताना देखने और समझने में आसान है। पहला, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिससे सैटेलाइट से ढूंढा ना जा सके। पेरेंट्स अब अपने बच्चों को बड़ा होकर एक्सप्लोरर यानी खोजकर्ता बनना एक्सपेक्ट नहीं करते। मुनाफा कमाना ही सुप्रीम या सबसे बड़ा है। बचपन से ही सबको एक वक्त में एक ही काम करना सिखाया जाता है, इसी को फॉलो करें और एक साथ एक वक्त में बहुत से काम ना करें। स्टार्टअप भी सच ये है कि अभी बहुत से सीक्रेट्स का पता नहीं चला है, उन्हें ढूंढना बाकी है। पर दुनिया के कुछ मूल नियम हैं। पहला, कैंसर और अन्य बीमारियों का इलाज ढूंढना। दूसरा, मुफ्त एनर्जी या ऊर्जा जनरेट करने का तरीका ढूंढना। तीसरा, ट्रैवल करने के बेहतर और तेज तरीके बनाना। ज्यादातर स्टार्टअप्स आजकल और भी नए आइडियाज जैसे ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता के साथ आ रहे हैं जिस पर अभी तक ज्यादा गौर नहीं किया गया था। कंपनी जैसे एयरबीएनबी, लिफ्ट, उबर और भी अन्य कंपनियां उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने सामने आ रही हैं जो अभी तक आइडेंटिफाइड ही नहीं थी। और भी कई स्टार्टअप्स आएंगे जो नए सीक्रेट्स को भी खोलेंगे और कम मेहनत में ज्यादा काम भी करवा देंगे। पीटर थियल कहते हैं कि सीक्रेट्स ढूंढने की सबसे अच्छी शुरुआत है वहां से ढूंढना जहां की कोई नहीं सोचता। प्राकृतिक रहस्य हमारे चारों तरफ है, उन्हें ढूंढने के लिए हमें प्रकृति के कुछ न खोजे हुए रहस्यों को जानना होगा। लोग अलग क्यों होते हैं? लोगों को अक्सर अपने बारे में ही नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं, या फिर वो कभी छुपाते हैं ताकि दूसरों को पता ना चले। इसलिए जब भी आप ये सोचें कि आपको कैसी कंपनी बनानी है तो इन प्रश्नों को याद रखें। कौन से रहस्य हैं जो नेचर आपको नहीं बता रही है? कौन से रहस्य लोग आपको नहीं बता रहे? ये याद रखें कि आप ऐसी परिस्थिति में होने चाहिए कि आप इन सीक्रेट्स का पता लगा सकें और साथ ही आपके स्टार्टअप की नींव मजबूत होनी चाहिए।
पीटर थियल ये भी कहते हैं कि फाउंडर के तौर पर आपको सभी चीजें सही चाहिए होती है, क्योंकि स्टार्टअप या किसी अन्य बिजनेस की नींव मजबूत और पक्की होना जरूरी है। अब जब मैं किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले उसके फाउंडर्स के बारे में पता करता हूँ। तकनीकी एबिलिटी और स्किल्स मैटर करती हैं, पर फाउंडर्स एक दूसरे को कितना जानते हैं और एक साथ कैसे काम करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। फाउंडर्स को एक दूसरे के साथ काम करने से पहले उनकी हिस्ट्री जाननी चाहिए, वरना वो सिर्फ हवा में तीर चला रहे होंगे। किसी स्टार्टअप की मजबूत फाउंडेशन के लिए ये 3 बातें जरूरी हैं। पहली, ओनरशिप, जो लीगली कंपनी की सभी इक्विटी को ओन करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है और रिजल्ट्स के बेनिफिट लेता है। दूसरी, पोजेशन, जो वास्तव में कंपनी के एक्शंस परफॉर्म कराता है। तीसरी, कंट्रोल, जो कंपनी की अफेयर्स को गवर्न करता है और फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाता है। आपके स्टार्टअप को कामयाब बनाने के लिए और नई चीजें बनाते रहने के लिए जरूरी है कि ये 3 बातें सीक्वेंस में चलें। अगर इनका ऑर्डर स्टार्टअप की फाउंडेशन के समय बिगड़ा तो फिर इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। किसी फाउंडर के लिए उसका पहला काम सब चीजें सही से करना होता है और बाकी सब बाद में। 8वां, कल्चर और सेल्स। कुछ बहुत ही अच्छे स्टार्टअप्स एक पंथ या संप्रदाय यानी कल्ट जैसे होते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं वो अपने काम में और आसपास की बातों में खो जाते हैं। उन्हें जो काम वो कर रहे हैं उसके साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। पीटर थियल कहते हैं कि किसी कंपनी का कोई कल्चर नहीं होता, बल्कि वो तो अपने आप में ही एक कल्चर है। एक स्टार्टअप लोगों की टीम होती है जिसका एक मिशन यानी उद्देश्य होता है, और ये अंदरूनी तौर पर कैसा है उसे कल्चर कहते हैं। अगर आप इतिहास के कुछ मशहूर स्टार्टअप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनका सेंस ऑफ मिशन कितना स्ट्रांग हुआ करता था। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपसे पहले कभी किसी ने नहीं किया है तो आपको स्टॉक ऑप्शन से भी ज्यादा लोग मिलेंगे आपसे जुड़ने के लिए। एक अच्छे स्टार्टअप में लोग अक्सर ही थोड़े अलग होते हैं। स्टार्टअप सबसे अच्छे से तब काम करता है जब उसमें लोग अपने काम से एक दूसरे से अलग होते हैं। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो अपना काम इतने अच्छे से करे जितना कोई ना कर सके। ऐसे लोगों का एक समूह बनाना चाहिए जो एक दूसरे की स्किल्स को देख के कुछ नया और अच्छा बना सके। किसी स्टार्टअप के ग्रुप में होने से मतलब ये है कि आप किसी जरूरी चीज के बारे में सही सोच रहे हैं और उसके लिए एक उपयुक्त सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। दुनिया को बदलने के उद्देश्य से निकलो और आपका कल्चर बिना किसी बाहरी मदद के खुद ही ग्रो कर जाएगा। ज्यादातर स्टार्टअप्स सेल्स और मार्केटिंग की जरूरत को कम आंकते हैं। ये सब और कुछ नहीं बल्कि कोई नया और अनोखा प्रोडक्ट बनाना है, ना कि उसे बेचना। सभी इंजीनियर्स का मानना है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप ही बिक जाएगा। पीटर थियल कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए जरूरी है। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है और उसे बेचने का कोई नया तरीका नहीं सोचा है तो आपका बिजनेस नुकसान में जा सकता है। फिर भले ही आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही मजबूत हो, लोगों की डेली ज़रूरतों से मेल खाता हो, चाहे लोगों में उसकी कितनी ही डिमांड और अटेंशन हो, पर फिर भी आपको उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार रखना होगा। सेल्स और मार्केटिंग जो भी और जितने भी काम करती है उसका ज़्यादातर भाग छुपा ही रहता है। इसका एक ही मुख्य कारण है और वो ये कि कस्टमर्स खुद को ये बार बार रिमाइंड नहीं कराना चाहते कि उन्हें कुछ बेचा जा रहा है। इसलिए सेल्स पीपल भी अक्सर खुद को अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट या फिर कभी कभी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी बुलाते हैं। चाहे जो कुछ भी हो, ये सेल्स पीपल ही हैं जो सही मायने में किसी भी स्टार्टअप के लिए सुपरस्टार्स हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका काम क्या है और उसे कैसे करना है। 2 ऐसे सेल्स के तरीके हैं जो सब कुछ आसान कर देते हैं। नए कस्टमर की लाइफ टाइम यानी कंपनी से जुड़े रहने का जीवन काल की वैल्यू कितनी है, हम नए कस्टमर्स को पाने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं। अगर किसी नए कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू $10 मिलियन या उससे ज्यादा हो जाए तो आपको सेल्स पीपल की जरूरत नहीं है और इसकी जगह बायर्स डायरेक्टली सीईओ से डील करना पसंद करेंगे। अगर किसी नए कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू
$10,000 से $1 लाख की रेंज में हो तो आपको एक पर्सनल सेल्स टीम की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके पास सामान बेचने के टूल्स हों जिससे कस्टमर से प्रॉफिट मिल सके। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस $1,000 है, तब आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां ना तो कोई सेल्स टीम रख सकते हैं और ना ही आप कोई ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट प्राइसेस भी उतनी ही कम है, उनमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत यूज़फुल होती है। आप जो भी चैनल्स यूज़ कर सकते हैं उन्हें यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं और ज़्यादा कस्टमर्स ढूंढते हैं। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपके पास कुछ ऐसी विशेष मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जहां आपके प्रोडक्ट्स की स्पेशल क्वालिटीज़ आपको अपना प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स और उनके फ्रेंड्स को बेचने में हेल्प करेंगी। पावर लॉ ये बताता है कि इन मेथड्स को यूज़ करना आपके स्टार्टअप प्रोडक्ट के लिए बाकी सब मेथड्स को कंबाइन करने से भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आपका चैलेंज ये है कि आपको अपना मनी खत्म होने से पहले ही उन सब रिसोर्सेस को ढूंढना है। अपने आसपास देखिए, अगर आपको कोई सेल्स पीपल नहीं मिलते हैं तो समझ लीजिए कि वो और कोई नहीं बल्कि आप हैं। आने वाले दशक में सबसे ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस एंटरप्रेन्योर द्वारा बनाया जाएगा जो कि लोगों को कंप्यूटर तकनीक से बेहतर बनाना चाहते हैं, वो पास हो जाएंगे। नोवा, मैन एंड कंप्यूटर्स। आने वाले दशकों में बनने वाले बहुत मूल्यवान बिजनेस ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे जो लोगों को बेहतर कंप्यूटर से सशक्त यानी एम्पावर करेंगे और उन लोगों को बढ़ाएंगे जो सही जगह पर सही काम कर सके। अंत में वही ऊंची उड़ान भरते हैं। कुछ ऐसे दुखद सवाल जो आईटी में हमेशा सामने आते हैं। क्या मशीन की वजह से इंसान आलसी हो जाएंगे और आखिर में उन पर निर्भर होकर उनके गुलाम बन जाएंगे? आज से 30 साल बाद क्या लोगों के पास कोई काम बचेगा करने के लिए या फिर सब काम मशीनें करेंगी? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये सोचना है कि कंप्यूटर इंसान का सब्स्टिट्यूट है, जबकि वो सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है। और ये बात भी है कि कंप्यूटर का असर ग्लोबलाइजेशन पर भी पड़ा है, जिससे दुनिया भर में काम करने वाले लोगों की डिमांड और उनकी सप्लाई पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्हें कम वेतन पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। और ये भी सच है कि कंप्यूटर और इंसान अलग अलग हैं। कंप्यूटर बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने से लेकर प्रोसेस करने तक सब कर सकते हैं, पर जब बात कुछ निर्णय लेने की हो तब इंसान उन्हें मात दे देते हैं। सीधी सी बात है कि कंप्यूटर हमारे लिए बस एक शस्त्र है, हमारा शत्रु नहीं है। पीटर थियल कहते हैं कि कंप्यूटर और इंसान यदि साथ साथ चलें तो वो एक कामयाब और बड़ा व्यवसाय बनाने का रास्ता बना सकते हैं। स्मार्ट कंपनियां आजकल इंसान और मशीन का मेल जोल अपनी जटिल समस्या को सुलझाने के लिए कर रही हैं। उदाहरण के लिए पेपाल अपने $10 मिलियन एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के चलते गंवाने वाली थी। हर ट्रांजैक्शन को बारी बारी से देखना उसके लिए असंभव था, इसलिए उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो संदेहजनक ट्रांजैक्शन को खुद ही अलग कर देता था, जिसे बाद में ह्यूमन ऑपरेटर्स चेक करते थे और फिर निष्कर्ष निकालते थे। इस मैन और मशीन के रिश्ते में आज पेपाल को बचाया भी और उसे बहुत मुनाफा भी दिलवाया। बेहतर तकनीक ने आज ज़्यादातर प्रोफेशनल्स को उनका काम और भी अच्छे से करने में मदद की है। वो स्टार्टअप्स जो मैन और मशीन के इस संबंध का फ़ायदा लेना जानते हैं आगे चलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। पीटर थियल ये भी कहते हैं कि आगे चलकर कामयाब कंपनीज ये नहीं पूछेंगी कि ऐसा कौन सा काम है जो कंप्यूटर अकेले ही कर लेंगे, बल्कि ये पूछेंगी कि कैसे कंप्यूटर इंसानों को बड़ी बड़ी मुश्किल सुलझाने में मदद करेंगे। जैसे जैसे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढेंगे, वैसे वैसे जो काम हम करते हैं कंप्यूटर उसमें बेहतर ही नहीं होंगे, बल्कि वो हमें वो काम करने में भी मदद करेंगे जो हमने पहले कभी सोचे भी नहीं थे। 7 प्रश्न जिनका हर स्टार्टअप को जवाब देना चाहिए। पहला, क्या आप कोई असाधारण तकनीक बना सकते हैं बजाय किसी साधारण तकनीक के? दूसरा, क्या आपके बिजनेस को शुरू करने का ये सही समय है? तीसरा, क्या आप किसी छोटे मार्केट के बड़े हिस्से से शुरुआत करेंगे या इसका उल्टा? चौथा, क्या आपके पास इसके लिए सही टीम है या क्या आप आगे चलकर सही टीम ढूंढ या बना पाएंगे? पांचवा,
क्या आपके पास कोई ऐसा अच्छा तरीका है जिससे आप अपना प्रोडक्ट बना सके बल्कि उसे डिलीवर भी कर सके? छठवां, क्या आपकी मार्केट पोजीशन 10 या 20 साल में डिफेंड करने लायक हो जाएगी? सातवां, क्या आपने कोई ऐसी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देखी है जो और लोगों ने नहीं देखी? पीटर थियल ये भी कहते हैं कि आपकी जो भी इंडस्ट्री हो, किसी भी महान बिजनेस प्लान के लिए ये जरूरी है कि वो इन सभी बातों को ध्यान रखे। अगर आपके पास इन सभी सवालों के अच्छे जवाब नहीं है तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है, पर यदि आपने इन सभी के सही जवाब दिए तो आपकी किस्मत भी अच्छी होगी और आपको सफलता भी मिलेगी। 5 या 6 जवाब भी चलेंगे। इंजीनियरिंग का सवाल। एक महान टेक्नोलॉजी कंपनी के पास मालिकाना तकनीक होनी चाहिए जो उसके निकटतम विकल्प से बेहतर परिणाम का क्रम हो, लेकिन स्वच्छ तकनीक कंपनियों ने शायद ही कभी 2 गुना उत्पादन किया होगा। उपन्यास। बेलनाकार सौर कोशिकाओं को विकसित करते हैं, लेकिन पहले सन्निकटन के लिए बेलनाकार कोशिकाएं केवल एक से अधिक पाई के रूप में, फ्लैट वाले के रूप में कुशल होती हैं। उन्हें बस उतनी सीधी धूप नहीं मिलती है। कंपनी ने पैनलों के नीचे से टकराने के लिए अधिक धूप को प्रतिबिंबित कराने के लिए दर्पणों का उपयोग करके इस कमी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मौलिक रूप से ही शुरुआती बिंदु से उबरना मुश्किल है। कंपनियों को 10 गुना बेहतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केवल वृद्धिशील सुधार अक्सर अंत उपयोगिता के लिए कोई सुधार नहीं होता है। मान लीजिए कि आप एक नई पवन टरबाइन विकसित करते हैं जो किसी भी मौजूदा तकनीक की तुलना में 20% अधिक कुशल है। जब आप इसे प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं, ये पहली बार में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में किसी भी नए उत्पाद के खर्च और जोखिमों की भरपाई के लिए लैब परिणाम काफी नहीं होगा। और भले ही आपका सिस्टम वास्तव में उस ग्राहक के लिए 20% बेहतर हो जो इसे खरीदता है, लोग अतिशयोक्ति दावों के इतने आदी हो गए हैं कि जब आप इसे बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको संदेह का सामना करना पड़ेगा। जब आपका उत्पाद 10 गुना बेहतर होगा, तभी आप ग्राहक को पारदर्शी श्रेष्ठता प्रदान कर सकते हैं। समय के सवाल के लिए क्लीन टेक उद्यमियों ने खुद को ये समझाने के लिए कड़ी मेहनत की कि उनका नियत समय आ गया है। जब उन्होंने 2008 में अपनी नई कंपनी की घोषणा की, स्पेक्ट्रा वाट्स के सीईओ एंड्रयू विल्सन ने कहा कि सौर उद्योग वैसा ही है जहां 1970 के दशक के अंत में माइक्रोप्रोसेसर उद्योग था। बहुत कुछ पता लगाने और सुधारने की जरूरत है। दूसरा बात सही था, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर सा आदर्शी रास्ता बंद था। जब से 1970 में पहला माइक्रोप्रोसेसर बनाया गया था, कंप्यूटिंग न केवल तेजी से बल्कि तेजी से उन्नत भी हुई। इंटेल का प्रारंभिक उत्पाद रिलीज इतिहास को देखें। उन्होंने 1971 में 4 बिट चिप जारी की। अगले वर्ष उन्होंने 8 बिट चिप जारी की। 1978 तक इंटेल के पास 16 बिट की चिप थी और 1981 तक उन्होंने 32 बिट चिप जारी की। इसके विपरीत पहला सिलिकॉन सौर सेल 1954 में बेल लैब्स द्वारा बनाया गया था। विल्सन की प्रेस विज्ञप्ति से आधी सदी से भी अधिक समय पहले 20 के दशकों में फोटोवोल्टेक दक्षता में सुधार हुआ, लेकिन धीरे धीरे और रैखिक रूप से। पहले के पहले सौर सेल में लगभग 6% दक्षता थी। न तो आज के क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल और न ही आधुनिक पतली फिल्म सेल क्षेत्र में 25% दक्षता से अधिक हैं। 2000 के दशक के मध्य में आसान लिफ्ट ऑफ का सुझाव देने के लिए कुछ इंजीनियरिंग विकास थे। धीमी गति से चलने वाले बाजार को सुनिश्चित करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब आपके पास इसे लेने के लिए एक निश्चित और यथार्थवादी योजना हो। असफल क्लीन टेक कंपनियों के पास एकाधिकार का सवाल नहीं था। 2006 में अरबपति प्रौद्योगिकी निवेशक जॉन डॉयर ने घोषणा की कि हर नया लाल, सफेद और नीला है। वो रेड पर रुक सकता था। जैसा कि दरवाजे ने खुद कहा था, इंटरनेट के आकार के बाजार अरबों डॉलर में हैं, ऊर्जा बाजार खरबों में हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि विशाल ट्रिलियन डॉलर के बाजारों का मतलब क्रूर खूनी प्रतिस्पर्धा है। 2000 के दशक में अन्य लोगों ने बार बार प्रतिध्वनित किया कि मैंने दर्जनों स्वच्छ तकनीकी उद्यमियों की बात सुनी जो ट्रिलियन डॉलर के बाजारों की सभी सच्ची कहानियों के साथ काल्पनिक रूप से गुलाबी पावर पॉइंट प्रस्तुतियों को शुरू करते हैं, जैसे कि ये एक अच्छी बात थी। क्लीन टेक सभी कॉमर्स के लिए काफी बड़े ऊर्जा बाजार के प्रतिफल पर जोर देते हैं, लेकिन हर एक का आमतौर पर मानना था कि उनकी अपनी कंपनी में बढ़त थी। 2006 में सौर निर्माता मिया सोली के सीईओ
डीओपीएस ने कांग्रेस पैनल में स्वीकार किया कि उनकी कंपनी एक विशेष प्रकार की पतली फिल्म सौर सेल विकास पर काम कर रहे बहुत मजबूत स्टार्टअप्स में से एक थी। कुछ मिनट बाद पियर्स ने भविष्यवाणी की कि मिया सॉली 1 साल के भीतर दुनिया में पतली फिल्म सौर कोशिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि इससे उन्हें वैसे भी कोई मदद ना मिली हो। पतली फिल्म 1 दर्जन से अधिक प्रकार की सौर कोशिकाओं में से एक है। ग्राहक किसी विशेष तकनीक की परवाह नहीं करेंगे जब तक कि ये किसी विशेष समस्या को बेहतर तरीके से हल नहीं करता है। और यदि आप एक छोटे से बाजार के लिए एक अद्वितीय समाधान का एक अधिकार नहीं कर सकते हैं, तो आप शातिर प्रतिस्पर्धा में फंस जाएंगे। सोले के रूप में मेरे साथ यही हुआ, जिसे 2013 में अपने निवेशकों द्वारा कंपनी में लगाए गए करोड़ों डॉलर से कम में अधिकृत किया गया था। अपनी विशिष्टता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना एक अधिकार प्रश्न को बंद करने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए कि आप एक सौर कंपनी चला रहे हैं जिसने 100 मेगावाट की संयुक्त बिजली उत्पादन क्षमता के साथ सैकड़ों सौर पैनल सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। क्योंकि कुल अमेरिकी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 950 मेगावाट है, इसलिए आपके पास बाजार का 10.53% हिस्सा है। बधाई हो, आप अपने आप को बताते हैं कि आप एक खिलाड़ी हैं। लेकिन अमेरिकी सौर ऊर्जा बाजार प्रासंगिक बाजार नहीं है। क्या होगा यदि प्रासंगिक बाजार 18 गीगावाट की उत्पादन क्षमता वाला वैश्विक सौर बाजार हो? आपका 100 मेगावाट अब आपको वास्तव में एक बहुत छोटी मछली बनाता है। अचानक आपके पास बाजार का 1% से भी कम हिस्सा है। और क्या होगा यदि उपयुक्त उपाय वैश्विक सौर नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा से वार्षिक उत्पादन क्षमता वैश्विक स्तर पर 420 गीगावाट है। आप बाजार के 0.02% तक सिकुड़ गए हैं और कुल वैश्विक बिजली उत्पादन क्षमता 15,000 गीगावाट की तुलना में आपका 100 मेगावाट समुद्र में बस एक बूंद है। बाजारों के बारे में सोच रहे स्वच्छ तकनीकी उद्यमी निराशाजनक रूप से भ्रमित थे। वो अलग अलग दिखने के लिए, केवल घूमने के लिए और बड़े पैमाने पर आकर्षक बाजारों के आधार पर मूल्यवान होने के लिए अपने बाजार को कम कर देंगे। लेकिन आप एक उप बाजार पर हावी नहीं हो सकते हैं यदि एक आधुनिक है और विशाल बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, अत्यधिक प्राप्य नहीं है। पाओलो ऑल्टो शहर में एक नया ब्रिटिश रेस्टोरेंट खोलने में अधिकांश स्वच्छ तकनीकी संस्थापक बेहतर होते। लोग सवाल करते हैं कि ऊर्जा की समस्याएं इंजीनियरिंग की समस्याएं हैं, तो आप क्लीन टेक कंपनियों को चलाने वाले नर्ड को खोजने की उम्मीद करेंगे। आप गलत होंगे। जो विफल रहे उन्हें चौंकाने वाले गैर तकनीकी टीमों द्वारा चलाया गया। ये सेल्समैन एग्जीक्यूटिव पूंजी जुटाने और सरकारी सब्सिडी हासिल करने में अच्छे थे, लेकिन वो उन उत्पादों के निर्माण में कम अच्छे थे जिन्हें ग्राहक फाउंडर्स फंड में खरीदना चाहते थे। हमने इसे आते देखा। सबसे स्पष्ट सुराग था, सर्टोरियल क्लीन टेक एग्जीक्यूटिव सूट और टाई पहनकर इधर उधर भाग रहे थे। ये एक बड़ा लाल झंडा था, क्योंकि असली प्रौद्योगिकीविद टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं। इसलिए हमने एक कंबाइंड नियम स्थापित किया, किसी भी कंपनी को पास करें जिसके संस्थापकों ने पीच मीटिंग के लिए कपड़े पहने हो सकता है कि हम अभी भी खराब निवेश से बचते हैं। यदि हमने प्रत्येक कंपनी की तकनीक का विस्तार से मूल्यांकन करने के लिए समय लिया होता, लेकिन टीम की अंतर्दृष्टि कभी भी ऐसे तकनीकी सीईओ में निवेश नहीं करती है जो सिर्फ कहने के लिए एक सूट टाई में निवेश कराता है। सबसे अच्छी बिक्री छिपी हुई है। सीईओ के साथ कुछ भी गलत नहीं है जो बेच सकता है, लेकिन अगर वो वास्तव में एक विक्रेता की तरह दिखता है, वो शायद बिक्री में खराब है और टेक में बदतर है। वितरण प्रश्न। स्वच्छ तकनीक कंपनियों ने प्रभावी ढंग से सरकार और निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन वो अक्सर ग्राहकों के बारे में भूल गए। उन्होंने कठिन तरीके से सीखा कि दुनिया एक प्रयोगशाला नहीं है। अपने उत्पाद को बेचना और वितरित करना कम से कम उत्पाद जितना ही महत्वपूर्ण है। बस इजरायली इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप से बेहतर जगह पूछें, जिसने 2007 से 2012 तक इलेक्ट्रिक कारों के लिए स्वाइपेबल बैटरी पैक और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए $800 मिलियन से अधिक जुटाए और खर्च किए। कंपनी ने हर एक रंग का विकल्प बनाने की मांग की, जो अत्यधिक प्रदूषणकारी परिवहन प्रौद्योगिकियों पर हमारी निर्भरता को कम करेगा, और इसने ठीक वैसे ही किया। कम से कम 1000 कारों द्वारा दिवालियेपन के लिए दाखिल कराने से पहले बेची गई संख्या, यहाँ तक कि कई को बेचना एक उपलब्धि थी, क्योंकि प्रत्येक उन कारों को खरीदना ग्राहकों के लिए बहुत मुश्किल था।
शुरुआत के लिए ये कभी स्पष्ट नहीं था कि आप वास्तव में क्या खरीद रहे थे। बेटर प्लेस ने अपने नंबर से सेडान खरीदी और उन्हें इलेक्ट्रिक बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ परिष्कृत किया। तो क्या आप एक इलेक्ट्रिक रेनॉ खरीद रहे थे या आप एक बेहतर जगह खरीद रहे थे? किसी भी मामले में यदि आपने एक खरीदने का फैसला किया है तो आपको उस प्रक्रिया में एक श्रृंखला के माध्यम से कूदना पड़ेगा। पहले आपको बेहतर जगह से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता थी ताकि आपको ये साबित करना पड़े कि आप एक बेहतर जगह बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के काफी करीब रहते थे और अनुमानित मार्गों का पालन करने का वादा किया था। यदि आप उस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको अपनी कार को रिचार्ज करने के लिए फ्यूल सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप करना होगा। तभी आप सड़क पर बैटरी पैक को स्वैप करने के लिए रुकने के नए व्यवहार को सीखना शुरू कर सकते हैं। बेटर प्लस ने सोचा कि इसकी तकनीक अपने लिए बोलती है, इसलिए उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से बाजार में लाने की सहमत नहीं उठाई। कंपनी की विफलता पर विचार करते हुए एक निराश ग्राहक ने पूछा, टेल अवीव में बिलबोर्ड क्यों नहीं था जिसमें 1,60,000 शेकल के लिए टोयोटा प्रियास की तस्वीर और 4 साल के लिए 1,60,000 प्लस ईंधन के लिए इस कार की तस्वीर दिखाई दे रही थी। उसने अभी भी कारों में से एक खरीदा, लेकिन अधिकांश लोगों के विपरीत वो एक शौकिया था जो इसे चलाने के लिए कुछ भी करेगा। दुर्भाग्य से वो कर नहीं सकता। बेहतर जगह के रूप में निदेशक मंडल ने 2013 में कंपनी की संपत्ति को केवल $12 मिलियन में बेचने पर कहा। तकनीकी चुनौतियों पर हमने सफलतापूर्वक काबू पा लिया, लेकिन अन्य बाधाओं को दूर करने में हम सक्षम नहीं थे। स्थायित्व प्रश्न। प्रत्येक उद्यमी को अपनी विशेष बाजार में अंतिम प्रस्तावक बनने की योजना बनानी चाहिए। इसकी शुरुआत खुद से ये पूछने से होती है कि अब से 10 और 20 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी और मेरा व्यवसाय कैसे फिट होगा। कुछ क्लीन टेक कंपनियों के पास अच्छा जवाब था। नतीजतन उनके सभी मृत्युलेख एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 2011 में दिवालियेपन के लिए दाखिल होने से कुछ महीने पहले सदाबहार सौर ने अपने एक अमेरिकी कारखाने को बंद करने के अपने फैसले की व्याख्या की। चीन में सौर निर्माताओं को काफी सरकारी और वित्तीय सहायता मिली है। यद्यपि हमारी उत्पादन लागत अब मूल रूप से नियोजित स्तरों से नीचे है और अधिकांश पश्चिमी निर्माताओं की तुलना में कम है, फिर भी वो चीन में हमारे कम लागत वाले प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन ये 2012 तक नहीं था कि दोस्त चीन के पाठ्यक्रम में वास्तव में विस्फोट हुआ। अपनी दिवालियेपन की फीलिंग पर चर्चा करते हुए अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने चीनी सौर पैनल कंपनियों से परित्यक्त सौर दोषित आक्रामक मूल्य निर्धारण कार्यों का समर्थन किया, जिससे शुरुआती चरण की स्टार्टअप कंपनी के लिए मौजूदा बाजार स्थितियों में पैमाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया। जब फरवरी 2012 में सौर पैनल निर्माता ऊर्जा रूपांतरण उपकरण विफल हो गए तो ये एक प्रेस विज्ञप्ति में चीन को दोष देने से परे चला गया और 3 प्रमुख चीनी सौर निर्माताओं के खिलाफ $950 मिलियन का मुकदमा दायर किया। वही कंपनियां जो दिवालियेपन में न्यासी के रूप में सोलिंडर ने उस वर्ष के आधार पर मुकदमा दायर किया था, एकाधिकार, साजिश और शिकारी मूल्य निर्धारक का प्रयास किया। लेकिन क्या चीनी निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा की भविष्यवाणी करना वास्तव में असंभव था कि स्वच्छ तकनीकी उद्यमियों ने स्थायित्व प्रश्न को फिर से परिभाषित करने और ये पूछने के लिए अच्छा किया होगा, चीन को मेरे व्यवसाय को खत्म करने से क्या रोकेगा? बिना उत्तर के परिणाम आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए था। एक ही हरित उत्पाद के निर्माण में प्रतिस्पर्धा का अनुमान लगाने में विफलता के अलावा क्लीन टेक ने समग्र रूप से ऊर्जा बाजार के बारे में गुमराह करने वाले धारणाओं को अपनाया। फिर भी स्वच्छ तकनीक में किसी ने भी इस प्रवृत्ति को गंभीरता से नहीं लिया। नवीकरण ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका था। भविष्य में जीवाश्म ईंधन संभवतः सस्ता या स्वच्छ नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। 2013 तक अमेरिका की प्राकृतिक गैस में 34% शेल गैस का योगदान था और 2008 के बाद से गैस की कीमतों में 70% से अधिक की गिरावट आई थी, जिसने अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय मॉडल को तबाह कर दिया था। ट्रैकिंग एक टिकाऊ ऊर्जा समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन ये स्वच्छ तकनीकी कंपनियों को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त था, जिन्होंने इसे आते नहीं देखा। गुप्त प्रश्न। हर क्लीन टेक कंपनी ने एक स्वच्छ दुनिया की आवश्यकता के बारे में पारंपरिक सच्चाई के साथ खुद को सही ठहराया। उन्होंने खुद को ये विश्वास कराने में धोखा दिया
कि वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों की अत्यधिक सामाजिक आवश्यकता ने सभी प्रकार की स्वच्छ तकनीकी कंपनियों के लिए एक जबरदस्त व्यावसायिक अवसर प्रदान किया। गौर कीजिए कि 2006 तक सोलर पर बुलिश होना कितना पारंपरिक हो गया था। उस वर्ष राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सौर छतों के भविष्य की शुरुआत की, जो अमेरिकी परिवार को अपनी बिजली पैदा करने में सक्षम बनाएगी। निवेशक और स्वच्छ तकनीकी कार्यकारी बिल ग्रॉस ने घोषणा की कि सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। सोलर निर्माता सोलेरा के तत्कालीन सीईओ सूफी शर्मा ने स्वीकार किया कि सोलर के लिए सोने की भीड़ लग रही है। यहाँ असली सोना भी है। यह हमारे मामले में धूप। लेकिन सौर पैनल कंपनियों के शोर के बाद से सम्मेलनों को गले लगाने के लिए दौड़ते हुए कि वो सदाबहार सौर स्पेक्टर वॉट बेचता है और यहाँ तक कि खुद की ऊर्जा नवाचार भी कराता है। कुछ ही नाम देने के लिए शुरुआत से दिवालियेपन तक अदालत बहुत जल्दी हताहतों में से प्रत्येक ने व्यापक सम्मेलनों का उपयोग करते हुए अपने उज्जवल भविष्य का वर्णन किया है, जिस पर सभी सहमत थे। महान कंपनियों के पास रहस्य हैं, सफलता के विशिष्ट कारण है जो अन्य लोग नहीं देखते हैं। सामाजिक उद्यमिता का मिथक। क्लीन टेक उद्यमी केवल सफलता से अधिक का लक्ष्य रखते हैं क्योंकि अधिकांश व्यवसाय इसे परिभाषित करते हैं। क्लीन टेक बबल सबसे बड़ी घटना थी और सामाजिक उद्यमिता के इतिहास में सबसे बड़ी फ्लॉ। व्यवसाय के लिए ये परोपकारी दृष्टिकोण इस विचार से शुरू होता है कि निगम और गैर लाभकारी अब तक ध्रुवीय विरोधी रहे हैं। निगमों के पास बहुत शक्ति है, लेकिन वो लाभ के उद्देश्य से बंधे हैं। गैर लाभकारी सार्वजनिक हित का पीछा करते हैं, लेकिन ये व्यापक अर्थव्यवस्था में कमजोर खिलाड़ी हैं। सामाजिक उद्यमियों का लक्ष्य दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ को जोड़ना है और अच्छा करके अच्छा कराना है। आमतौर पर वो अंत में ना तो गड़ाते हैं। सामाजिक और वित्तीय लक्ष्यों के बीच अस्पष्टता मदद नहीं करती है, लेकिन सामाजिक शब्द में अस्पष्टता और भी बड़ी समस्या है। अगर कुछ सामाजिक रूप से अच्छा है, क्या ये समाज के लिए अच्छा है या केवल समाज द्वारा अच्छा देखा जाता है? तो सभी दर्शकों से प्रश्न प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी अच्छा है वो केवल पारंपरिक हो सकता है, जैसे हरित ऊर्जा का सामान्य विचार। कॉर्पोरेट लालच और गैर लाभकारी अच्छाई के बीच कुछ अंतर से प्रगति वापस नहीं आती है। इसके बजाय हम दोनों की समानता से पीछे हैं। जिस तरह निगम एक दूसरे की नकल करते हैं, गैर लाभकारी सभी समान प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हैं। क्लीन टेक परिणाम दिखाता है सैकड़ों अविभाज्य उत्पाद सभी एक व्यापक लक्ष्य के नाम पर कुछ अलग करना समाज के लिए वास्तव में अच्छा है। और ये वो भी है जो एक नए बाजार पर एकाधिकार करके एक व्यवसाय को लाभ की अनुमति देता है। सबसे अच्छी परियोजनाओं की अनदेखी किए जाने की संभावना है। भीड़ द्वारा तो कहीं भी काम कराने के लिए सबसे अच्छी समस्याएं अक्सर वो होती हैं जिन्हें कोई और हल करने की कोशिश भी नहीं करता है। टेस्ला 747। टेस्ला उन कुछ क्लीन टेक कंपनियों में से एक है जो पिछले दशक से आज तक फल फूल रही हैं। उन्होंने क्लीन टेक की सामाजिक चर्चा को किसी से भी बेहतर लिखा, लेकिन उन्हें 7 प्रश्न सही लगे, इसलिए उनकी सफलता शिक्षाप्रद है। वन टेक्नोलॉजी। टेस्ला की तकनीक इतनी अच्छी है कि दूसरी कार कंपनियां इस पर भरोसा करती हैं। डेमलर टेस्ला के बैटरी पैक का उपयोग करता है। मर्सिडीज बेंज टेस्ला पावर ट्रेन का उपयोग करती है। टोयोटा टेस्ला मोटर का उपयोग करती है। जनरल मोटर्स ने टेस्ला की अगली चाल को ट्रैक करने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाया है। लेकिन टेस्ला की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि कोई एक हिस्सा या घटक नहीं है, बल्कि कई घटकों को एक बेहतर उत्पाद में एकीकृत करने की क्षमता है। टेस्ला मॉडल। इस सेडान को अंत से अंत तक सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन किया गया है, जो इसके भागों के योग से अधिक है। उपभोक्ता रिपोर्ट को किसी भी अन्य कार की तुलना में अधिक रेटिंग दी गई है और मोटर ट्रेंड और ऑटोमोबाइल पत्रिकाओं दोनों को उनकी 2013 की कार ऑफ द ईयर में नामित किया गया है। 2. समय। 2009 में ये सोचना आसान था कि सरकार स्वच्छ तकनीक का समर्थन करना जारी रखेगी। हरित नौकरियां, जहां राजनीतिक प्राथमिकता वाले संघीय फंड पहले से ही निर्धारित किए गए थे, और कांग्रेस की भी कई और व्यापार कानून पारित करने की संभावना है।
लेकिन क्या ऐसी अन्य उदार सब्सिडी थी जो अनिश्चित काल तक प्रवाहित हो सकती थी? टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने एक बार केवल अवसर देखा। जनवरी 2010 में ओबामा प्रशासन के तहत सोलिन के फटने से लगभग 13 साल पहले और सब्सिडी के सवाल की राजनीतिकरण किया गया था। टेस्ला ने अमेरिकी ऊर्जा विभाग से $465 मिलियन का ऋण प्राप्त किया। 2000 के दशक के मध्य में $500 मिलियन की सब्सिडी अकल्पनीय थी। ये आज अकल्पनीय है। केवल एक ही क्षण था जहां ये संभव था और टेस्ला ने इसे पूरी तरह से निभाया। 3. एकाधिकार यानी मोनोपोली। टेस्ला ने एक छोटे से उप बाजार के साथ शुरुआत की ताकि वो उच्च इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों के बाजार पर हावी हो सके। चूंकि 2008 में पहली रोडस्टार ने उत्पादन लेन को बंद कर दिया था, टेस्ला ने उनमें से केवल 3000 को ही बेचा। लेकिन $1,09,000 एक टुकड़ा जो तुच्छ नहीं है। छोटे से शुरू करने से टेस्ला को थोड़ा कम खर्चीला मॉडल बनाने के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास करने की अनुमति मिली और अब टेस्ला के पास लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान बाजार है। उन्होंने 2013 में 20,000 से अधिक सेडान बेची और अब टेस्ला भविष्य में व्यापक बाजारों में विस्तार करने की प्रमुख स्थिति में है। 4. टीम। टेस्ला के सीईओ एक बेहतरीन इंजीनियर और सेल्समैन है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने एक ऐसी टीम इकट्ठी की जो दोनों में बहुत अच्छी है। एलॉन अपने कर्मचारियों का इस तरह वर्णन करते हैं, यदि आप टेस्ला में हैं तो आप विशेष बलों के समक्ष होना चुन रहे हैं। नियमित सेना है और ये ठीक है, लेकिन अगर आप टेस्ला में काम कर रहे हैं तो आप अपने खेल को आगे बढ़ाने का विकल्प चुन रहे हैं। 5. वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादातर कंपनियां वितरण को कम आंकती हैं, लेकिन टेस्ला ने इसे इतनी गंभीरता से लिया कि उसने पूरी वितरण श्रृंखला के मालिक होने का फैसला किया। अन्य कार कंपनियां स्वतंत्र डीलरशिप पर निर्भर हैं। फोर्ड और हुंडई कार बनाते हैं, लेकिन वो उन्हें बेचने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर हैं। टेस्ला अपनी वाहनों को अपने स्तर में बेचता है और उनकी सेवा करता है। टेस्ला के दृष्टिकोण की अग्रिम लागत पारंपरिक डीलरशिप वितरण की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन ये ग्राहक अनुभव पर नियंत्रण रखता है। टेस्ला के ब्रांड को मजबूत कराता है और लंबे समय में कंपनी के पैसे बचाता है। 6. स्थायित्व यानी ड्यूरेबिलिटी। टेस्ला के पास एक प्रमुख शुरुआत है और ये किसी और की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उस संयोजन का मतलब है कि इसका नेतृत्व आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आने वाले वर्षों में एक प्रतिष्ठित ब्रांड टेस्ला की सफलता का सबसे स्पष्ट संकेत है। एक कार सबसे बड़े क्रय निर्णयों में से एक है जो लोग कभी भी कराते हैं, और उस श्रेणी में उपभोक्ताओं का भरोसा जितना कठिन है और टेस्ला की हर दूसरी कार कंपनी के विपरीत संस्थापक अभी भी प्रभारी हैं, इसलिए ये जल्द ही कभी भी आसान नहीं होने वाला है। 7. रहस्य यानी सीक्रेट्स। टेस्ला को पता है कि फैशन ने क्लीन टेक में दिलचस्पी बढ़ाती है। अमीर लोग विशेष रूप से ग्रीन दिखना चाहते थे, भले ही इसका मतलब बहुत से प्रयास या क्लैंक की होंडा इनसाइट चलाना हो। उन कारों ने केवल प्रसिद्ध पर्यावरण के प्रति जागरूक फिल्म सितारों के साथ मिलकर ड्राइवरों को शांत किया, जिनके पास उनके मालिक भी थे। इसलिए टेस्ला ने ऐसी कारें बनाने का फैसला किया जिससे ड्राइवर कूल दिखें। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक महंगी और महंगी दिखने वाली टेस्ला रोडस्टार के लिए अपने प्रयास को भी छोड़ दिया, जबकि जेनेरिक क्लीन टेक कंपनियों ने खुद को अलग करने के लिए संघर्ष किया। टेस्ला ने इस रहस्य के इर्द गिर्द एक अनूठा ब्रांड बनाया कि स्वच्छ तकनीक एक पर्यावरणीय अनिवार्यता की तुलना में एक सामाजिक घटना से भी अधिक थी। एनर्जी 2.0 टेस्ला की सफलता साबित करती है कि स्वच्छ तकनीक में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं था। इसके पीछे सबसे बड़ा विचार सही है। दुनिया को वास्तव में ऊर्जा के नए स्रोतों की आवश्यकता होगी। ऊर्जा मुख्य संसाधन है। इस तरह हम अपना भरण पोषण करते हैं, आश्रय का निर्माण करते हैं और आराम से रहने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ बनाते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग आराम से जीने का सपना देखते हैं, जैसा कि आज अमेरिकी करते हैं, और जब तक हम नई तकनीकों का निर्माण नहीं करते हैं, वैश्वीकरण तेजी से गंभीर ऊर्जा चुनौतियों का कारण बनेगा। पुराने दृष्टिकोण को दोहराने के लिए
दुनिया में पर्याप्त संसाधन नहीं है जिन्हें समृद्धि के लिए हमारे रास्ते में पुनर्अवतारित किया गया था। क्लीन टेक ने लोगों को ऊर्जा के भविष्य के बारे में आशावादी होने का एक तरीका दिया, लेकिन जब अनिश्चितकालीन आशावादी निवेशक हरित ऊर्जा वित्त पोषित स्वच्छ तकनीक कंपनियों के सामान्य विचार पर दांव लगाते हैं, जिनके पास विशिष्ट व्यावसायिक योजनाओं का अभाव होता है, परिणाम एक बुलबुला था। 2000 के दशक में वैकल्पिक ऊर्जा फर्मों के मूल्यांकन की साजिश, एक दशक पहले नैस्डैक के उदय और गिरावट के साथ फिर आप एक ही आकार देखते हैं। 1990 के दशक में एक बड़ा विचार था, इंटरनेट बड़ा होने जा रहा है, लेकिन बहुत सी इंटरनेट कंपनियों के पास बिल्कुल यही विचार था और कोई अंत नहीं। एक उद्यमी माइक्रो स्केल अंतर्दृष्टि से लाभ नहीं उठा सकता है जब तक कि उसकी खुद की योजना सूक्ष्म पैमाने पर शुरू नहीं होती। स्वच्छ तकनीक कंपनियों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ा। दुनिया को कितनी भी ऊर्जा की जरूरत क्यों ना हो, केवल एक फर्म जो एक विशिष्ट ऊर्जा समस्या के लिए बेहतर समाधान प्रदान करती है वो पैसे कमा सकती है। कोई भी क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं होगा कि केवल उसमें भाग लेना एक महान कंपनी बनाने के लिए पर्याप्त होगा। तकनीकी बुलबुला क्लीन टेक से कहीं बड़ा था और दुर्घटना और भी दर्दनाक थी। लेकिन 90 के दशक का सपना सच निकला। जिन संशयवादियों को संदेह था कि इंटरनेट मौलिक रूप से प्रकाशन या खुदरा बिक्री या रोजमर्रा के सामाजिक जीवन को बदल देगा, वो 2001 में अवसाद में दिखे, लेकिन आज वो हास्यपूर्ण रूप से मूर्ख लगते हैं। क्या क्लीन टेक क्रैश के बाद सफल एनर्जी स्टार्टअप की स्थापना की जा सकती है? जिस तरह .com के मलबे के बीच वेब 2.0 स्टार्टअप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, उसी तरह ऊर्जा समाधानों की माइक्रो आवश्यकता अभी भी वास्तविक है, लेकिन एक मूल्यवान व्यवसाय को एक जगह खोजने और छोटे बाजार पर हावी होने से शुरू होना चाहिए। फेसबुक ने अन्य स्कूलों में फैलने से पहले सिर्फ एक विश्वविद्यालय परिसर के लिए एक सेवा के रूप में शुरुआत की और फिर पूरी दुनिया में ऊर्जा समाधान के लिए छोटे बाजार खोजना मुश्किल होगा। आप दूर दराज के द्वीपों के लिए एक शक्ति स्रोत के रूप में डीजल को बदलने का लक्ष्य रख सकते हैं, या शायद शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में त्वरित तैनाती और सैन्य प्रतिष्ठानों के लिए मॉड्यूलर रिएक्टरों का निर्माण कर सकते हैं। विरोधाभासी रूप से ऊर्जा 2.0 बनाने वाले उद्यमियों के लिए चुनौती छोटा सोचना है। 10वां, फाउंडर्स पैराडॉक्स। कामयाब स्टार्टअप्स ज्यादातर अनयूजुअल यानी अद्भुत लोग ही बनाते हैं। जब किसी इंटरचेंजेबल मैनेजर की जगह कोई एक इंसान ही स्टार्टअप शुरू करता है, तब ये जितना शक्तिशाली होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क शामिल होता है। स्टार्टअप्स अक्सर अद्भुत या विशेष लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जो इस दुनिया में कुछ नया और अनोखा लाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को विचित्र, अद्भुत और भिन्न कहना लाजमी है। भले ही सभी संस्थापक यानी फाउंडर्स अद्भुत हो या ना हो, पर उनमें एक ऐसी विशेषता होती है जो आम लोगों में नहीं होती, और वो ये है कि सभी संस्थापकों में विरोधी चरित्र नजर आता है। जैसे संस्थापक एक ही समय में अपने कार्यक्षेत्र में आंतरिक भी होते हैं और बाहरी भी। वो अपने क्षेत्र में अनुभवी होते हैं और वो अपनी कंपनी के सेट किए हुए रूल्स यानी नियम को तोड़कर कुछ नया करने को आतुर रहते हैं। उसी तरह स्टार्टअप्स के सीईओ भले ही पैसों में इतने अमीर ना हो, पर वो पेपर वर्क से मिलियनेयर होते हैं। कुछ स्टार्टअप के सीईओ जो इस बात में अंतर ढूंढ पाते हैं कि क्या पूरी तरह मूर्खता है या फिर किसकी अपनी एक अलग बात है, तेज है, वो ही बिजनेस लीजेंड्स के उदाहरण यानी एग्जाम्पल होते हैं। बहुत ज्यादा कामयाब संस्थापक भी कभी कभी नामी या गुमनाम हो जाते हैं। दोनों के ही चांसेस बराबर हैं। ऐसे संस्थापक जो कि इस पूरी बात का जीता जागता सबूत हैं, वो है हॉवर्ड ह्यूज, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। हॉवर्ड ह्यूज पहले हॉलीवुड और फिर एविएशन के लिए भी मशहूर हैं। उन्होंने 30 साल की आयु तक 9 व्यावसायिक रूप से कामयाब फिल्में बनाई हैं और साथ ही उन्होंने एयर स्पीड, अंतर महाद्वीप यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल उड़ानों और दुनिया की सबसे तेज फ्लाइट बनाने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जब उन्होंने 1946 में अपना तीसरा प्लेन क्रैश एक्सपीरियंस किया, तब हॉवर्ड ह्यूज ऑब्सेसिव कंपल्सिव बन गए और उन्होंने खुद को पब्लिक लाइफ मतलब चहल पहल वाली जिंदगी से निकालकर अकेली दुख भरी जिंदगी में डाल दिया। वो प्रशंसा से तरस यानी पिटी के पात्र बन गए।
बिल गेट्स का पूरा करियर हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे हमारी सक्सेस जब सबको दिखती है तो वो कैसे हमारे लिए बड़ी बड़ी चुनौती भी लाती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की डोमिनेंस की वजह से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जून 2000 को माइक्रोसॉफ्ट के विरुद्ध निर्णय लिया। इसलिए बिल गेट्स ने 6 महीने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। पर उन्होंने इस पूरे वक्त को किसी नई टेक्नोलॉजी को बनाने में नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ हुई कानूनी कार्यवाही को सुलझाने में लगाया। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्टैग्नेटेड और अब हम बिल गेट्स को एक टेक्नोलॉजिस्ट से ज़्यादा एक ऐसे अमीर आदमी के रूप में जानते हैं जिन्होंने लोगों का बहुत भला किया है। स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से 1985 में निकाला जब वो उस प्रोफेशनल सीईओ से भिड़ गए जिन्हें वो खुद एप्पल कंपनी में लाए थे। एक शास्त्रीय यानी क्लासिक अंदरूनी बाहरी गतिशीलता में उनका एप्पल में दोबारा आना और किसी भी तरह के विरोध या संदेह के बिना इस बात को प्रकाशित करना कि नई चीज का निर्माण करने के मूल्य को कभी भी एक सूत्र तक कम नहीं किया जा सकता, प्रोफेशनल मैनेजर्स द्वारा अप्लाई किया जाना चाहिए। बिजनेस की हिस्ट्री के सबसे बड़े इंसिडेंट के तौर पर बढ़ती जॉब्स ने एप्पल को उसके विजन के अनुसार दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। पीटर थियल कहते हैं कि बिजनेस का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें फाउंडर चाहिए। हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि प्रॉफिट से आगे बढ़कर भी कुछ अलग सोचे, और हमें ऐसे ही स्ट्रीट और एक्सट्रीम लोगों की ज़रूरत है, पर उन्हें टॉलरेट भी करना पड़ेगा। फाउंडर्स के लिए एक सबक ये है कि अपनी अकेले की इंपॉर्टेंस और एडमिरेशन तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप दूसरों को इज्जत और सम्मान देंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सावधान हो जाएं। जब आप बड़े पैमाने पर देखें तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं। ज्यादा वक्त के लिए इंसानियत का भविष्य, लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। पहला, समाज एक टाइम तक रेगुलर प्रोग्रेस करेगा और फिर कोलैप्स यानी सीमित हो जाएगा। दूसरा, सभी देश आज के अमीर देशों जितने ही अमीर हो जाएंगे। तीसरा, समाज को विलुप्तता यानी एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ेगा। चौथा, तकनीकी उन्नति होगी और उससे कई लाभ मिलेंगे। पहला, प्राचीन विद्वान इतिहास यानी हिस्ट्री को प्रगति और विनाश के चक्र के रूप में देखते हैं। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य शायद उज्जवल और सुरक्षित होगा, जहां कोई न्यूक्लियर वॉर या महामारी ना हो। दूसरा, और लोग बिलीव करते हैं कि सब देश अमीर देशों जितने ही अमीर हो जाएंगे, इसलिए एक स्थिरता आ जाएगी और भविष्य वर्तमान जैसा ही हो जाएगा। कुछ का मानना है कि आज के हथियारों को देखकर ये हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा हथियार बने जिसका सामना हम ना कर सके और वो सब कुछ खत्म कर देगा। चौथा, वही कुछ कहते हैं कि भविष्य और अधिक बेहतर होगा और साथ ही अपॉर्चुनिटी भी होंगी, इसलिए आज से ज्यादा उपलब्धियां भविष्य में मिल सकती हैं। इन चारों में से क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हम इस बारे में सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज है जिससे हम किसी विलुप्ति या किसी महामारी को टाल सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे दुनिया एक समान हो जाएगी जब इकोनॉमी और रिसोर्सेस यानी हम आमने सामने आएंगे। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ये कि नई तकनीक से भविष्य और उज्जवल बन सकता है ही ठीक है। कुछ लोग इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं या और भी उपलब्धियां, जैसे कि ऐसी तकनीक जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है, उनसे अधिकतम सफलता लेना, वो भी हर फील्ड में। पीटर थियल कहते हैं कि भले ही जितने भी ट्रेंड दुनिया में आ जाए, पर भविष्य अपने आप नहीं बनता, ये हम पर निर्भर करता है। हम इस बात को अनदेखा करके ये नहीं सोच सकते कि हमारा भविष्य अच्छा होगा जब तक हम उसके लिए खुद प्रयास न करें। हमारा आज का काम है कि हम उन तकनीकों को ढूंढें जिनसे हमारा भविष्य सिर्फ बदले नहीं बल्कि बेहतर भी हो सके, लाइक फ्रॉम 0 to 1। सबसे पहला कदम है खुद के बारे में सोचना, बस अपनी दुनिया को नए तरीके से देखना, उतना ही नया और ताज़ा जितना कि हमारे पूर्वजों को लगा होगा जब उन्होंने पहली बार दुनिया देखी थी। तब हम दुनिया को फिर बना भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। 6 लोग जिन्होंने पेपाल बनाया था, उनमें से 4 लोगों ने हाई स्कूल के समय बॉम्ब बनाया था। 5 लोग सिर्फ 30 साल के थे, जो कि एक बहुत ही छोटी आयु है,
उनमें से 4 लोगों का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर हुआ था। वो वहां नहीं जन्मे थे। उनमें से 3 लोग साम्यवादी देश से भागकर यूनाइटेड स्टेट्स आए थे। यू बैंग फ्रॉम चाइना, ल्यूक नोजिक फ्रॉम पोलैंड एंड मैक्स लिवचिन फ्रॉम सोवियत यूक्रेन। बॉम्ब बनाना उस समय उन लोगों के लिए गलत माना जाता था। ये कुछ ऐसा था जो कि नहीं होना चाहिए था, और इसकी वजह से उन 5 लोगों को सनकी समझा जाता था। और साथ ही उन्होंने बताया कि यूथ से उनकी पहली चर्चा इस बात पर थी कि कैसे उन्होंने चिकित्सा सीखी उठने की आशा में मृत्यु पर जमे हुए क्रायोनिक्स के लिए अभी भी साइन अप किया है। मीनिंग हाउ ही जस्ट साइंड अप फॉर क्रायोनिक्स टू बी फ्रोजन अपॉन डेथ इन द होप ऑफ मेडिकल रिसरेक्शन। मैक्स का दावा था कि वो किसी राष्ट्र के बिना रह सकता है और वो इस पर गर्व करता है। उनके परिवार को कूटनीतिक आधार में डाल दिया गया था जब यूएसएसआर के पतन के दौरान वो यूएस जाने वाले थे। His family was put into diplomatic limbo when the USSR collapsed while they were escaping to the US. रूस सिमॉन्स भी एक ट्रेलर पार्क से निकलकर मैथ्स और साइंस के सबसे बेस्ट और टॉप स्कूल जो कि इलिनॉइस में है वहां गए थे। सिर्फ हॉवर्ड ही प्रिविलेज्ड अमेरिकन चाइल्डहुड दे सकता था। वो ईगल स्काउट को बेचने वाले पीई दोस्त थे, लेकिन कैनी के साथियों ने सोचा कि ये हम में से बाकी लोगों के साथ जुड़ने के लिए पागल है और एक बड़े बैंक द्वारा पेश किए गए वेतन की सिर्फ 1/3 हिस्सा बनाता है, तो वो भी पूरी तरह से सामान्य नहीं था। क्या सभी संस्थापक असामान्य लोग हैं, या क्या हम उनके बारे में जो कुछ भी सबसे असामान्य है उसे याद रखने और बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति रखते हैं? अधिक महत्वपूर्ण कौन से व्यक्तिगत लक्षण वास्तव में एक संस्थापक में मायने रखते हैं? ये अध्याय इस बारे में है कि यह अधिक शक्तिशाली क्यों है, लेकिन साथ ही एक कंपनी के लिए एक विनिमय प्रबंधक के बजाय एक विशिष्ट व्यक्ति के नेतृत्व में अधिक खतरनाक है। द डिफरेंस इन जन। कुछ लोग ताकतवर होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ जीनियस होते हैं, कुछ डम्ब होते हैं, पर ज्यादातर लोग बीच के वर्ग में आते हैं। जहां कई फाउंडर्स में कुछ अति विशेष खूबियां होती हैं, वहां आप कोई ऐसी ट्रेड ढूंढ सकते हैं जहां लोग इसे थोड़े से हटकर भी हों, पर इससे भी फाउंडर्स की कोई विशेष क्वालिटी का पता नहीं चलता है। हम ज्यादातर भिन्न खूबियों को एक साथ रखकर देखते हैं। उदाहरण के लिए, एक इंसान एक वक्त पर ना तो गरीब हो सकता है और ना ही अमीर, पर ज्यादातर ये देखा गया है कि एक स्टार्टअप कंपनी का सीईओ या फाउंडर एक वक्त पर आकर पैसों की किल्लत सहे, क्योंकि कभी कभी उनके पास भी कैश कम पड़ जाता है और वो पेपर के टर्म्स में मिलियनेयर होते हैं। वो हमेशा अकस्मात बेवकूफ़ी और आकर्षक ताज के बीच ही उलझे रहते हैं। लगभग सभी कामयाब उद्यमी एक ही वक्त में एक ही साथ आंतरिक और बाहरी दोनों होते हैं, और जब वो सफल बनते हैं तब वो यश और अपयश दोनों ही अपने साथ लाते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सभी फाउंडर्स का बिहेवियर बाकी आम इंसानों से थोड़ा अलग होता है। वो जन्म से प्रकृति से उपस्थित हो सकते हैं या किसी व्यक्ति के पर्यावरण से प्राप्त हो सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, लेकिन शायद संस्थापक वास्तव में उतनी जानकार नहीं है जितना वो दिखाई देते हैं। हो सकता है कि वो रणनीतिक रूप से कुछ गुणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हो, या ये संभव है कि बाकी सभी लोग उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। ये सभी प्रभाव एक ही समय में मौजूद हो सकता है, और जब भी उपस्थित होते हैं वो एक दूसरे को शक्तिशाली रूप से सुदृढ़ करते हैं। चक्र आमतौर पर असामान्य लोगों के साथ शुरू होता है और उनके साथ अभिनय और अधिक असामान्य लगने के साथ समाप्त होता है। एक उदाहरण के रूप में वर्जिन ग्रुप के अरबपति संस्थापक सर रिचर्ड ब्रैंसन को लें। उन्हें एक प्राकृतिक उद्यमी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ब्रैंसन ने 16 साल की उम्र में अपना पहला व्यवसाय शुरू किया और ये सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने वर्जिन रिकॉर्ड्स की स्थापना की। लेकिन उदाहरण के लिए उनके प्रसिद्ध ट्रेडमार्क लायंस मेन हेयर स्टाइल के अन्य पहलू या कम स्वाभाविक रूप से एक संदिग्ध वेश नहीं था, जैसा कि ब्रैंसन ने अपने अन्य चरम लक्षणों जैसा बताया है। वो इस सटीक रूप के साथ पैदा हुए हैं। नेकेड सुपरमॉडल के साथ एक पीआर स्टंट के दौरान उनके साथ पतंगबाजी कर रहे हैं। बस एक आदमी ही मजा कर रहा है। दोनों मीडिया ने उन्हें उत्सुकता के सिंहासन पर बैठाया है। ब्रैंसन वर्जिन किंग, पीआर के निर्विवाद राजा, ब्रांडिंग के राजा और रेगिस्तान और अंतरिक्ष के राजा हैं। जब वर्जिन एटलांटिक एयरवेज ने
यात्रियों को ब्रैनसन के चेहरे के आकार की बर्फ की ट्यूब्स के साथ ड्रिंक्स परोसना शुरू किया तो वो आइस किंग बन गए। क्या ब्रैनसन सिर्फ एक सामान्य व्यवसायी है जो एक अच्छी पीआर टीम की मदद से मीडिया द्वारा लायनाइज किया जाता है? ये वो खुद एक जन्मजात ब्रांडिंग प्रतिभा है जिसे पत्रकारों ने ठीक ही चुना है। वो हेरा फेर करने में कितना अच्छा है बताना मुश्किल है, शायद वो दोनों है। एक और उदाहरण सीन पार्कर है जिसने अंतिम बाहरी व्यक्ति की स्थिति अपराधी के साथ शुरुआत की। हाई स्कूल में सीन एक सावधान हैकर था, लेकिन उसके पिता ने फैसला किया कि सीन 16 साल तक की उम्र में कंप्यूटर पर बहुत अधिक समय बिता रहा था, इसलिए एक दिन उन्होंने सीन के कीबोर्ड का मिड हैक ले लिया। सीन लॉग आउट नहीं कर सका। एफबीआई ने ये देखा और जल्दी साथ ही एजेंट उसे गिरफ्तार कर रहे थे। नाबालिग होने की वजह से सीन आसानी से छूट गया। कुछ भी हो, इसने उनका हौसला बढ़ाया। 3 साल बाद उन्होंने नैपस्टर की सह स्थापना की, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सेवा, और इसके पहले वर्ष में 10 मिलियन उपयोगकर्ता है, जो इसे अब तक के सबसे तेजी से बढ़ते व्यवसायों में से एक बनाता है। लेकिन रिकॉर्ड कंपनियों ने मुकदमा दायर किया और संघ की न्यायाधीश ने इसे खोलने के 20 महीने बाद बंद करने का आदेश दिया। क्षेत्र में एक बवंडर की अवधि के बाद शॉन फिर से एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वापस आ गया था। फिर फेसबुक आया। 2004 में शॉन ने मार्क ज़करबर्ग से मुलाकात की और फेसबुक की पहली फंडिंग पर बातचीत करने में मदद की और कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष बने। नशीली दवाओं के इस्तेमाल के आरोपों के बीच उन्हें 2005 में पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन इसी से उनकी ख्याति और भी बढ़ गई जब से जस्टिन टिम्बरलेक ने उन्हें सोशल नेटवर्क फिल्म में चित्रित किया है। शॉन को अमेरिका के सबसे कूल लोगों में से एक माना जाता है, जो अब तक अति प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब वो सिलिकॉन वैली जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि क्या वो सीन पार्कर हैं। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध लोग संस्थापक भी हैं। एक कंपनी की बजाय हर सेलिब्रिटी एक निजी ब्रांड ढूंढता है और उसे विकसित करता है। उदाहरण के लिए लेडी गागा सबसे प्रभावशाली जीवित लोगों में से एक बन गई, लेकिन क्या वो एक वास्तविक व्यक्ति भी है? उसका असली नाम कोई रहस्य नहीं है, लेकिन लगभग कोई नहीं जानना या परवाह नहीं करता कि ये क्या है। इतनी विचित्र पोशाक पहनती है कि किसी अन्य पहनने वाले को अनैच्छिक मानसिक सर्दी के खतरे में डाल दिया जाता है। गागा, क्या आपको विश्वास होगा कि वो इस तरह पैदा हुई थी? उसके दूसरे एल्बम और उसके मुख्य टाइल दोनों का शीर्षक लेकिन कोई भी पैदा नहीं होता है, जो एक ज़ॉम्बी की तरह दिखता है जिसके सिर से सींग निकलते हैं। इसलिए गागा एक स्वनिर्मित मिथक होना चाहिए। तो फिर किस तरह का व्यक्ति खुद के साथ ऐसा करेगा? निश्चित रूप से कोई भी सामान्य नहीं है। तो शायद गागा वास्तव में इसी तरह पैदा हुई थी। जहां राजा चरम संस्थापक से आते हैं, मानव मामलों में आंकड़े नए नहीं हैं। शास्त्रीय पौराणिक कथाएं उनसे भरी हुई हैं। एक राजा ठोस अंदरूनी सूत्र बाहरी व्यक्ति है। उसे एक शिशु के रूप में छोड़ दिया गया था और एक विदेशी भूमि में समाप्त हो गया था, लेकिन वो एक शानदार राजा था और स्फिंक्स की पहेली को हल करने के लिए काफी स्मार्ट था। रोमुलस और रीमस शाही खून से पैदा हुए थे और अपने आप को त्याग दिया था। जब उन्होंने अपनी वंशावली की खोज की तो उन्होंने एक शहर खोजने का फैसला किया, लेकिन वो इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि इसे कहाँ रखा जाए। जब समझौते उस सीमा को पार कर गए जो रोमुलस ने तय किया था कि रोम का किनारा था, रोमुलस ने उसे मार डाला। हर कोई जिसे वो मेरी दीवार कानून निर्माता और कानून तोड़ने वाला आपराधिक डाकू पर छलांग लगाने की बात सुनेगा, और राजा जिसने रोमुलस को परिभाषित किया वो एक आत्मविरोधाभासी अंदरूनी बाहरी व्यक्ति था। लेकिन वो इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि इसे कहाँ रखा जाए। जब समझौते उस सीमा को पार कर गए जो रोमुलस ने तय किया था कि रोम का किनारा था, रोमुलस ने उसे मार डाला। हर कोई जिसे वो मेरी दीवार कानून निर्माता और कानून तोड़ने वाला आपराधिक डाकू पर छलांग लगाने की बात सुनेगा, और राजा जिसने रोमुलस को परिभाषित किया वो एक आत्मविरोधाभासी अंदरूनी बाहरी व्यक्ति था। सामान्य लोग इपीडस या रोमुलस की तरह नहीं होते हैं। जो भी व्यक्ति वास्तव में जीवन में जैसे थे, उनके पौराणिक संस्कार केवल चरम सीमाओं को दर्शाते हैं। लेकिन हमारी इन संस्कृतियों के लिए असाधारण लोगों को याद रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? प्रसिद्ध और कुख्यात ने हमेशा जनता की भावना के लिए
जहाजों के रूप में काम किया है। समृद्धि के बीच उनकी प्रशंसा की जाती है और दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराया जाता है। आदमी समाज को एक मूलभूत समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे ऊपर, अगर उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता तो वो संघर्ष से टूट जाते। शांति। पूरे दोष को एक ही व्यक्ति पर रखना समाज के लिए फायदेमंद था। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हर कोई बलि के बकरे बनने पर सहमत हो सके, जो प्रभावी बलि का बकरा बनाया है। संस्थापकों की तरह बलि का बकरा अतिवादी और विरोधाभासी व्यक्ति है। एक और, बलि का बकरा अनिवार्य रूप से कमजोर होता है। वो अपने स्वयं के उत्पीड़न को रोकने के लिए शक्तिहीन है। दूसरी ओर, वो जो दोष लेकर संघर्ष को टाल सकता है, वो समुदाय का सबसे शक्तिशाली सदस्य है। फांसी से पहले बलि का बकरा अक्सर देवताओं की तरह पूजा जाता था। इस तरह अपने पीड़ितों को उन देवताओं के सांसारिक रूप मानते थे जिनके लिए उनका बलिदान किया गया था। आप अपने संक्षिप्त या अंत तक अच्छे कपड़े पहने और शाही दावत देंगे, और उन्होंने आपका दिल काट दिया। ये राजाशाही की जड़ें हैं। हर राजा एक जीवित परमेश्वर था, और तभी राजा की हत्या कर दी गई। शायद हर आधुनिक राजा सिर्फ एक बलि का बकरा है जो अपने स्वयं के निष्पादन में देरी करने में कामयाब रहा है। अमेरिकन रॉयल्टी। हस्तियां माना जाता है कि अमेरिकन रॉयल्टी है। हम अपने पसंदीदा कलाकारों को खिताब भी देते हैं। एल्विस प्रेस्ली रॉक के राजा थे। माइकल जैक्सन पॉप के किंग थे। ब्रिटनी स्पीयर्स काम करने तक पॉप राजकुमारी थी। एल्विस ने 70 के दशक में स्वयं को नष्ट कर दिया और अंत में मृत्यु हो गई। अधिक वजन, अपने शौचालय पर बैठे। आज उनकी अभिनय करने वाला मोटा और स्केची है। माइकल जैक्सन प्यारे चाइल्ड स्टार से अपनी पूर्व की एक अनियमित शारीरिक रूप से प्रतिकारक ड्रग एडिक्शन में चले गए। दुनिया ने उसके परीक्षणों के विवरण में रहस्य उद्घाटन किया। ब्रिटनी की कहानी सबसे नाटकीय है। हमने उसे एक किशोर के रूप में सुपरस्टारडम तक बढ़ते हुए कुछ भी नहीं, यानी 0 से 1 बनाया, लेकिन फिर सब कुछ पटरी से उतर गया। मुंडा सेग, ओवर एंड अंडर ईटिंग स्कैंडल और उसके बच्चों को ले जाने के लिए अत्यधिक प्रचारित अदालती मामला देखा। क्या वो हमेशा थोड़ी पागल थी? क्या प्रचार सिर्फ उसे मिला, या उसने और अधिक पाने के लिए ये सब किया? कुछ गिरे हुए सितारों के लिए मृत्यु पुनरुत्थान लाती है। उदाहरण के लिए जेनिस जॉपलिन, जिमी हेंड्रिक्स, जिम मॉरिसन और कार्ट कोबेन की 27 की उम्र में इतने लोकप्रिय संगीतकारों की मृत्यु हो गई कि ये सेट 27 क्लब के रूप में अमर हो गया है। 2011 में क्लब में शामिल होने से पहले एमी वाइनहाउस ने कहा कि उन्होंने मुझे पुनर्वसान के लिए जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा नहीं। शायद पुनर्वसान इतना अनाकर्षक लग रहा था क्योंकि इसने अमरता का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। शायद हमेशा के लिए एक चट्टान भगवान बनाने के लिए एकमात्र तरीका एक प्रारंभिक मौत मरना है। हम बारी बारी से प्रौद्योगिकी के संस्थापकों की पूजा करते हैं और तिरस्कार करते हैं, जैसे हम मशहूर हस्तियों को करते हैं। हॉवर्ड ह्यूज की उनकी प्रसिद्धि से लेकर दया तक की कहानी किसी भी 20वीं सदी के तकनीकी संस्थापक की सबसे नाटकीय कहानी है। वो अमीर पैदा हुए थे, लेकिन वो हमेशा विलासिता से अधिक इंजीनियरिंग में रुचि रखते थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में ह्यूस्टन का पहला रेडियो ट्रांसमीटर बनाया। उसके 1 साल बाद उन्होंने शहर की पहली मोटरसाइकिल बनाई। 30 साल की उम्र तक उन्होंने 9 व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में बनाई जब हॉलीवुड तकनीकी सीमा पर था। लेकिन ह्यूज विमानन में अपने समानांतर करियर के लिए और भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने विमानों को डिजाइन किया और उन्हें खुद बनाया। ह्यूज ने दुनिया भर में शीर्ष एयर स्पीड, सबसे तेज अंतर महाद्वीप उड़ान और सबसे तेज उड़ान के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया। ह्यूज को हर किसी से ऊंची उड़ान भरने का जुनून था। वो लोगों को ये याद दिलाना पसंद करते हैं कि वो केवल नश्वर था, ग्रीक देवता नहीं। कुछ ऐसा जो नश्वर तभी कहते हैं जब वो ईश्वर से तुलना को आमंत्रित करना चाहते हैं। ह्यूज एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर आप और मेरे लिए आप उन मानकों को लागू नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। उनके वकील ने एक बार संघीय अदालत में तर्क दिया था। उन्हें ये कहने के लिए वकील का भुगतान किया गया था, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस बिंदु पर न्यायाधीश
या ज्यूरी से कोई विवाद नहीं था। जब ह्यूज को 1939 में विमानन में उनकी उपलब्धियों के लिए कांग्रेसनल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया तो उन्होंने दावा किया। वर्षों बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे व्हाइट हाउस में पाया और इसे उपयोगकर्ताओं की शुरुआत में मेल किया, और 1946 में आया जब उन्हें अपना तीसरा और सबसे खराब विमान दुर्घटना का सामना करना पड़ा। अगर वो मर जाते तो उसे हमेशा के लिए सबसे तेज तर्रार और सफल अमेरिकियों में से एक के रूप में याद किया जाता, लेकिन वो मुश्किल से बच पाए। वो दर्द निवारक दवाओं के जुनूनी बातेकारी आदी हो गए और अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों को स्वयं लगाए गए एकांत कारावास में बिताने के लिए जनता से हट गए। ह्यूज ने हमेशा इस सिद्धांत पर काम किया था कि कम लोग एक पागल व्यक्ति को परेशान करना चाहेंगे, लेकिन जब उसकी पागल हरकत एक पागल जीवन में बदल गई तो वो सभी की तरह दया का पात्र बन गए। हाल ही में बिल गेट्स ने दिखाया है कि अत्यधिक दृश्यमान सफलता अत्यधिक केंद्रित हमलों को कैसे आकर्षित कर सकती है। गेट्स ने संस्थापक आदर्श को मूर्त रूप दिया। वो एक साथ एक अजीब और नीरस कॉलेज छोड़ने वाला बाहरी व्यक्ति और दुनिया का सबसे धनी अंदरूनी सूत्र था। क्या उसने एक विशिष्ट व्यक्तित्व बनाने के लिए रणनीतिक रूप से अपने गीकी चश्मों का चयन किया था, या अपनी लाइलाज नीरसता में उसके गीक चश्मे ने उसे चुना था? ये जानना कठिन है, लेकिन उनका प्रभुत्व निर्विवाद था। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ने 2000 में ऑपरेटिंग सिस्टम के बाजार में 90% हिस्सेदारी का दावा किया था। उस वर्ष पीटर जेनिंग्स संभवतः पूछ सकते थे कि आज दुनिया में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, बिल क्लिंटन या बिल गेट्स? मुझे नहीं पता। अच्छा सवाल है। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद को बयानबाजी के सवालों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक जांच खोली और जून 2000 में माइक्रोसॉफ्ट पर प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के लिए मुकदमा दायर किया। एक अदालत ने माइक्रोसॉफ्ट को अलग करने का आदेश दिया। गेट्स ने 6 महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया था। नई तकनीक के निर्माण के बजाय कानूनी खतरों का जवाब देने के लिए अपना अधिकांश समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपील की एक अदालत ने बाद में गोलमाल के आदेश को उलट दिया और माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में सरकार के साथ एक समझौता किया, लेकिन तब तक फाटकों के दुश्मन ने उसकी कंपनी को उसके संस्थापक की पूर्ण भागीदारी से वंचित कर दिया था और माइक्रोसॉफ्ट सापेक्ष ठहराव के युग में प्रवेश कर चुका था। आज गेट्स एक टेक्नोलॉजी की तुलना में एक परोपकारी के रूप में बेहतर जाने जाते हैं। राजर की वापसी। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट पर कानूनी हमले बिल गेट्स के प्रभुत्व को समाप्त कर रहे थे, उसी तरह स्टीव जॉब्स को एप्पल में वापस कर दिया गया। एक कंपनी के संस्थापक के अपूरणीय मूल्य का प्रदर्शन किया। कुछ मायनों में स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स विपरीत थे। जॉब्स एक कलाकार थे जो क्लोज्ड सिस्टम्स को पसंद करते थे और उन्होंने अपना समय सबसे बेहतर उत्पादों के बारे में सोचने में बिताया। गेट्स एक व्यवसायी थे, अपने उत्पादों को खुला रखते थे और दुनिया को चलाना चाहते थे, लेकिन दोनों अंदरूनी बाहरी व्यक्ति थे और दोनों ने उन कंपनियों को आगे बढ़ाया जिनकी शुरुआत उन्होंने उन उपलब्धियों के लिए की थी जिनकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता था। एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो नंगे पांव घूमता था और स्नान करने से इनकार करता था। जॉब्स भी अपने स्वयं के व्यक्तित्व पंथ के अंदरूनी सूत्र थे। वो करिश्माई या पागल काम कर सकता था, शायद उसके मूड के अनुसार या शायद उसके हिसाब से। ये विश्वास करना कठिन है कि इस तरह की अजीब प्रथाएं अपनाई हैं केवल एक बड़ी रणनीति का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये सब सनकीपन 1985 में उन पर उल्टा पड़ गया। एप्पल के बोर्ड ने प्रभावी रूप से अपनी ही कंपनी के संस्थापक को निकाल दिया जब वो वयस्क पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए लाए गए पेशेवर सीईओ से भिड़ गए। 12 साल बाद एप्पल में जॉब्स लौटे। ये दर्शाता है कि गैसी व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य नए मूल्य का निर्माण एक सूत्र में कम नहीं किया जा सकता है और पेशेवर द्वारा लागू किया जा सकता है। जब उन्हें 1997 में एप्पल के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, त्रुटिहीन रूप से विश्वसनीय अधिकारियों ने जो उनसे पहले थे कंपनी को दिवालिया होने के करीब ले गए थे। उस वर्ष माइकल डेल ने प्रसिद्ध रूप से एप्पल के बारे में कहा, मैं क्या करूंगा, मैं इसे बंद कर दूंगा और शेयरधारकों को पैसे वापस कर दूंगा। इसके बजाय जॉब्स ने 2001 में आईपॉड पेश किया,
2007 में आईफोन और 2010 में आईपॉड को खराब स्वास्थ्य के कारण 2011 में जॉब्स को इस्तीफा देना पड़ा। अगले वर्ष तक एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। एप्पल का मूल्य महत्वपूर्ण रूप से किसी व्यक्ति विशेष की असाधारण कंपनी पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि जिस अजीब तरीके से नई तकनीक बनाने वाली कंपनियां अक्सर अधिक आधुनिक संगठनों के बजाय सामंती राजशाही से मिलती जुलती हैं, एक अद्वितीय संस्थापक आधिकारिक निर्णय ले सकता है, मजबूत व्यक्तिगत वफादारी को प्रेरित करें और दशकों के लिए आगे की योजना बनाए। विरोधाभासी रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा नियुक्त व्यक्तिगत नौकरशाही में किसी भी जीवन काल से अधिक समय तक चल सकता है, लेकिन वो आमतौर पर कम समय के क्षितिज के साथ कार्य करते हैं। व्यवसाय के लिए सबक ये है कि हमें संस्थापकों की आवश्यकता है। यदि कुछ भी हो तो हमें उन संस्थापकों के प्रति अधिक सहिष्णु होना चाहिए जो अजीब या अतिवादी लगते हैं। हमें केवल वृत्तिवाद से परे कंपनियों के नेतृत्व करने के लिए असामान्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। संस्थापकों के लिए सबक ये है कि व्यक्तिगत प्रमुखता और प्रशंसा का आनंद कभी भी नहीं लिया जा सकता है, सिवाय इसके कि किसी भी समय व्यक्तिगत कुख्याति और दानव के लिए इसका आदान प्रदान किया जा सकता है। तो सावधान रहो। सबसे बढ़कर एक व्यक्ति के रूप में अपनी शक्ति को अधिक महत्व न दे। संस्थापक महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि वो केवल वही है जिनके काम का मूल्य है, बल्कि इसलिए कि एक महान संस्थापक अपनी कंपनी में हर किसी से सबसे अच्छा काम निकाल सकता है। कि हमें उनकी सभी विशेषताओं में अलग अलग संस्थापकों की आवश्यकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूजा करने के लिए बुलाया जाता है। मैं मूवर्स हूँ जो अपने आसपास के सभी लोगों से स्वतंत्र होने का दावा करता हूँ। इस संबंध में रैंड केवल आधे महान लेखक थे, क्योंकि खलनायक असली थे लेकिन उनके नायक नकली, जिनका समाज से कोई उत्तराधिकार नहीं है। अपने आप को दैवीय आत्मनिर्भरता के साथ निवेशित मानना एक मजबूत व्यक्ति की निशानी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति से गलती होती है भीड़ सत्य के लिए पूजा या उपहास करती है। एक संस्थापक के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो अपने स्वयं के मिथक के बारे में इतना निश्चित हो जाए कि वो अपना दिमाग खो दे। लेकिन हर व्यवसाय के लिए एक समान रूप से घातक खतरा मिथक की सभी भावना को खोना और ज्ञान के लिए गलती का मोहभंग है। निष्कर्ष, ठहराव या विलक्षणता। अगर सबसे दूरदर्शी संस्थापक भी अगले 20 या 30 वर्षों से आगे की योजना नहीं बना सकते हैं, क्या बहुत दूर के भविष्य के बारे में कुछ कहना है? हम कुछ भी विशिष्ट नहीं जानते हैं, लेकिन हम व्यापक रूपरेखा को देख सकते हैं। दार्शनिक निक बॉस्टम ने मानवता के भविष्य के लिए 4 संभावित पैटर्न का वर्णन किया है। पूर्वजों ने पूरी इतिहास को समृद्धि और बर्बादी के बीच कभी न खत्म होने वाले विकल्प के रूप में देखा। हाल ही में लोगों ने ये आशा करने का साहस किया है कि हम दुर्भाग्य से स्थायी रूप से बच सकते हैं, और ये अभी भी आश्चर्य करना संभव है कि क्या हम जो स्थिरता प्रदान करते हैं वो टिकेगी। हालांकि हम आमतौर पर अपनी गहराई को दबा देते हैं। इसके बजाय पारंपरिक ज्ञान ये मान लेता है कि पूरी दुनिया आज के सबसे अमीर देशों के जीवन के समान विकास की एक पत्थर की ओर अभिसारित हो जाएगी। इस परिदृश्य में भविष्य बहुत कुछ वर्तमान जैसा दिखेगा। समकालीन दुनिया के परस्पर जुड़े भूगोल और आधुनिक हथियारों की अभूतपूर्व विनाशकारी शक्ति को देखते हुए ये पूछना मुश्किल नहीं है कि क्या बड़े पैमाने पर सामाजिक आपदा को समाहित किया जा सकता है जहां इसकी पुनरावृत्ति हो। ये वही है जो तीसरे संभावित परिदृश्य के बारे में हमारे डर को हवा देता है। एक पतन इतना विनाशकारी है कि हम इससे बच नहीं पाएंगे। 4 संभावनाओं में से अंतिम कल्पना करना सबसे कठिन है, एक बेहतर भविष्य की ओर टेक ऑफ करने को तेज करने की। इस तरह की सफलता का अंतिम परिणाम कई रूप ले सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी वर्तमान से इतना अलग होगा कि विवरण को विभाजित कर सके। ये 4 में से कौन सा होगा? आवर्तक पतन ये असंभव लगता है। सभ्यता का ज्ञान आज इतना व्यापक है कि पूर्ण विनाश अंधेरे की लंबी अवधि की तुलना में अधिक संभावित होगा, जिसके बाद पुनः प्राप्ति होगी। हालांकि विलुप्त होने के मामले में किसी भी तरह के मानव भविष्य पर विचार करने का कोई तरीका नहीं है। यदि हम भविष्य को ऐसे समय के रूप में परिभाषित करते हैं जो वर्तमान से अलग दिखता है, तो अधिकांश लोग
भविष्य की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वो आने वाले दशकों में और अधिक वैश्वीकरण, अतिसरण और समानता लाने की उम्मीद करते हैं। इस परिदृश्य में गरीब देश अमीर देशों को पकड़ लेंगे और पूरी दुनिया एक आर्थिक पत्थर पर पहुंच जाएगी। लेकिन भले ही वास्तव में वैश्वीकृत पत्थर संभव हो, आखिरकार सर्वोत्तम स्थिति में ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति और फर्म के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक तीव्र होगी। हालांकि जब आप दुर्लभ संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा जोड़ते हैं, ये देखना मुश्किल है कि प्रतिस्पर्धी दबावों को दूर करने के लिए नई तकनीक के बिना एक वैश्विक पत्थर अनिश्चित काल तक कैसे टिक सकता है। संघर्ष में ठहराव की संभावना है। वैश्विक स्तर पर संघर्ष के मामले में ठहराव विलुप्त होने में गिर जाता है। ये चौथा परिदृश्य छोड़ता है जिसमें हम बेहतर भविष्य बनाने के लिए नई तकनीक का निर्माण करते हैं। इस परिणाम के सबसे नाटकीय संस्करण को विलक्षणता कहा जाता है और नई तकनीकों के कल्पित परिणाम को नाम देने का प्रयास इतना शक्तिशाली है कि हमारी समझ की वर्तमान सीमाओं को पार कर जाए और घटिया विकास प्रवृत्तियों और तर्जनों क्षेत्रों का पता लगा जाए। आत्मविश्वास से अलौकिक कृत्रिम बुद्धि के भविष्य का अनुमान लगा जाए। विलक्षणता निकट है, ये अपरिहार्य है और हमें बस इतना करना है कि इसे स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करना है। लेकिन चाहे कितनी भी प्रवृत्तियों का पता लगाया जाए, भविष्य अपने आप नहीं होगा। तो सबसे संभावित परिदृश्यों, कुछ भी नहीं या कुछ के बीच, आज हम जिस कठोर विकल्प का सामना कर रहे हैं उससे कम मामलों में विलक्षणता कैसे दिखेगी, ये हम पर निर्भर करता है। हम ये नहीं मान सकते कि भविष्य बेहतर होगा और इसका मतलब है कि हमें आज इसे बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। क्या हम ब्रह्मांड पैमाने पर व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं? शायद इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या हम अपने स्वयं के काम करके जीवन में नए काम करने के लिए अद्वितीय अवसरों का लाभ उठाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड, ग्रह, देश, आपकी कंपनी, आपके इस क्षण में जीवन विलक्षण है। हमारा आज का काम है नई चीजों को बनाने के ऐसे अनोखे तरीके खोजना जो भविष्य को ना सिर्फ अलग बना दे बल्कि शून्य से एक पर जाने के लिए बेहतर बनाए। आवश्यक पहला कदम अपने लिए सोचना है। केवल हमारी दुनिया को एक नया और ताजा और अजीब दिखाकर, जैसा कि पूर्वजों के लिए था जिन्होंने इसे पहले देखा था। क्या हम दोनों इसे फिर से बना सकते हैं और इसे भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं? आशा है आपने इस किताब का आनंद लिया है।